चलो जी बैठो। गुड मॉर्निंग राहुल, वेरी गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग जी। चलो जी स्टार्ट करें फिर। कल वाली क्लास आपने देख ली थी शाम को? नहीं देखी? आज देखोगे? बाकी सबने देख ली? नोटिंग वोटिंग जो कराई थी वो कर लिया आपने? चलो ठीक है जी। चलो जी इधर देखो, ध्यान से इधर देखो। आओ जी, अब फाइनली हम अपनी क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। आज हमें चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करना है। आपके मॉड्यूल में चैप्टर नंबर 7 दैट इज टैक्सेशन एंड स्टैम्प ड्यूटी एस्पेक्ट्स ऑफ कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। ठीक है जी। अब यहाँ पे ना ये सारी की सारी बातें जो हैं, एक तो इन्होंने यहाँ पे टैक्सेशन से रिलेटेड बातें यहाँ पे की हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है, टैक्सेशन से रिलेटेड सारी की सारी बातें मतलब जहां जहां अमलगमेशन की बातें हैं टैक्स में, इन्होंने उसको कंपाइल कर दिया। ठीक है जी। मतलब जहां जहां पर फॉर एग्जांपल चाहे वो कैपिटल गेन का चैप्टर है, चाहे वो पीजीपी का चैप्टर है, चाहे वो सेट ऑफ का चैप्टर है, मतलब जहां जहां पर अमलगमेशन की बातें हैं इनकम टैक्स के अंदर, वो सारा इन्होंने कंपाइल करके यहां पे डाल दिया। ठीक है। अगर आप चेक करोगे इन्होंने प्रोविजन काफी सारे दिए हैं। ठीक है जी, प्रोविजन इन्होंने काफी सारे दिए, मतलब प्रोविजन काफी सारे का मतलब जहां जहां पर पूरा अमलगमेशन था, मतलब इन्होंने एक सिंगल सिंगल छोटे से छोटा सेक्शन भी दिया हुआ है कि जहां पर अमलगमेशन के बारे में इन्होंने इनकम टैक्स में बातें लिखी हुई हैं। ठीक है जी। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इस चैप्टर के अंदर भी आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम क्वेश्चन बन चुके हैं। चलो जी इधर देखो ध्यान से। तो इस चैप्टर में ना मतलब सिंपल सी बातें हैं, जितनी भी टैक्सेशन की बातें हैं ना अमलगमेशन से रिलेटेड, वो सारी की सारी यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। ठीक है जी। अब एक बार थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अमलगमेशन आपको एग्जीक्यूटिव को, मैं बिल्कुल भी नहीं मान रहा कि आपने वहां पे कुछ पढ़ा हुआ है, मतलब पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो मैं जीरो से लेके चल रहा हूं कि आपने कुछ भी पढ़ा हुआ है। ठीक है जी। अब पूरे के पूरे इनकम टैक्स में अमलगमेशन से रिलेटेड काफी जगह पर बातें लिखी हुई हैं। एक बार मैं पहले थोड़ा सा बता रहा हूं कि कहां कहां पर हैं, फिर हम यहां पे स्टार्ट करेंगे जी। ठीक है जी। याद करो मैंने कहा था कि इनकम टैक्स में ना आपके टोटल मिला के 5 हेड होते हैं। ठीक है जी। अब 5 हेड के अंदर आपका एक तो आपका निकल के आता है सैलरी का। ठीक है जी। एक हेड आपको वहां पे निकल के आता है सैलरी। ठीक है जी। आपका एक हेड वहां पे क्या निकल के आ रहा है? सैलरी का। दूसरा हेड निकल के आता है हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा हेड है पीजीबीपी। चौथा है कैपिटल गेन और पांचवा है अदर सोर्स। ठीक है। अब थोड़ा सा ना मतलब बचपन के दिन याद करो, जब तुम एग्जीक्यूटिव में होते थे तो आई थिंक वहां टैक्स तो मैंडेटरी था, वहां तो सबने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, चाहे वो रिवीजन क्लास से पढ़ा चाहे कहीं से ही पढ़ा, थोड़ा बहुत आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। तो याद करो जो भी हमने सैलरी का चैप्टर पढ़ा था ना, तो पूरे सैलरी में कहीं पर भी अमलगमेशन की बातें नहीं थी। मतलब सैलरी प्योरली विद द रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, उसमें कोई कंपनी का वास्ता ही नहीं था, उसमें कोई अमलगमेशन हो रहा है कुछ हो रहा है वो वास्ता ही नहीं है, तो सैलरी को तो यहां से हटा दो। मतलब इस चैप्टर में हमें सैलरी को टच नहीं करना, तो सैलरी की नॉलेज भी नहीं चाहिए। चलो ये हेड तो हट गया। फिर दूसरा हाउस प्रॉपर्टी। याद करो पूरे के पूरे हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में भी सिंगल सेक्शन भी अमलगमेशन का नहीं था। वहां पे था एनुअल वैल्यू निकालनी है, जीएवी निकालनी है, म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने हैं, एनएवी निकालनी है, डिडक्शंस माइनस करनी है, फिर इनकम निकल कर आएगी, ये सारी बातें थी। अमलगमेशन वाली बातें वहां पर थी नहीं, तो हाउस प्रॉपर्टी की नॉलेज भी हमें इस चैप्टर में नहीं चाहिए। फिर तीसरा था पीजीपी। अब पीजीबीपी के अंदर मल्टीपल सेक्शन ऐसे थे जहां पे अमलगमेशन की बातें थी। आपको मैं थोड़ा सा याद करवाता हूं। मैं आपको बता दूं ये चैप्टर सीआर का जरूर है, सीआर का नहीं भी है। ये चैप्टर सीआर का दिया जरूर है बट ये चैप्टर सीआर का नहीं है, टैक्स का है। इसके अंदर सेक्शन भी टैक्स के ही दिए हुए हैं। ठीक है ना, वो सारे सेक्शन जो है वो टैक्स के ही हैं। सीआर का सिंगल सेक्शन भी इसके अंदर दिया नहीं हुआ इन्होंने। अब सुनो ध्यान से, अब मैं कहता हूं पीजीपी की थोड़ा बहुत रिकॉल करते हैं कि जब हमने चैप्टर किया पीजीपी का तो हमें यह समझ में आ रहा है कि सेक्शन नंबर 28 से लेकर 44 डीबी तक ना हमारे सेक्शन जो थे वो सारे के सारे पीजीपी के थे। अब अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, इसमें हम एक सेक्शन किया था डेप्रीसिएशन वाला, इसमें हमने किया था डेप्रीसिएशन का। अब डेप्रीसिएशन का सेक्शन अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, उसके अंदर आपको मैंने ये कहा था कि जिस भी ईयर में आप इसको पुट टू यूज करते हो उस ईयर से आप इनकम टैक्स में क्लेम करते हो डेप्रीसिएशन। ये बातें कुछ हमने वहां पर ऐसे की थी। ठीक है। और वहां पर मैंने ये भी कहा था इनकम टैक्स में कि डेप्रीसिएशन जो है इनकम टैक्स में नंबर ऑफ डेज पर नहीं मिलता।
आपने अगर यूज किया लेस देन 180 डेज के लिए तो हाफ मिलता है, अगर 180 डेज या उससे ज्यादा यूज करते हो तो पूरा मिलता है। अकाउंट्स में नंबर ऑफ डेज वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हो, इनकम टैक्स में नहीं करते। बट उस इनकम टैक्स में एक एक्सेप्शन थी। वो एक्सेप्शन ये बात कहती थी कि अगर मान लो किसी कंपनी का अमलगामेशन हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपको मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपने शायद एक कंपनी का नाम सुना होगा, ब्रुक बॉन्ड इंडिया। नाम सुना आपने ब्रुक बॉन्ड का? ब्रुक बॉन्ड की चाय आती है, आपने अगर कभी देखा हो चाय के ऊपर ब्रुक बॉन्ड लिखा होता है। तो ब्रुक बॉन्ड का अमलगामेशन हुआ था हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर। तो एक कंपनी है मान लो ब्रुक बॉन्ड लिमिटेड, मान लो बीबी लिमिटेड, और एक कंपनी है हिंदुस्तान लीवर HUL, ठीक है। इन दोनों कंपनी का ना, ये कंपनी इसमें अमलगामेट हो गई थी, अब ये कंपनी इसमें अमलगामेट हुई तो ये कंपनी बंद हो गई थी और ये कंपनी चलती रह गई। और हिंदुस्तान लीवर का नाम सबने सुना होगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब ब्रुक बॉन्ड लिमिटेड, ब्रुक बॉन्ड कंपनी अमलगामेट हुई HUL के अंदर। तो वो सेक्शन ये बात कहता था कि फॉर एग्जांपल ब्रुक बॉन्ड के बाद अब कोई भी एसेट है, इस एसेट पर इसने क्लेम करना है डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन अगर क्लेम करना है और अगर बीच में मान लो इन कंपनी का अमलगामेशन हो गया तो वो ये बात बोलता था कि जो भी डेप्रिसिएशन होगा वो तुम नंबर ऑफ डेज के बेस पे डिवाइड कर दोगे अमलगामेटिंग कंपनी को और अमलगामेटेड कंपनी को। पहली बात तो ये समझो, अमलगामेटिंग कंपनी का मतलब क्या है? जो कंपनी बंद हो रही है। और अमलगामेटेड कंपनी का मतलब क्या होता है? जहां पे हमारी कंपनी जा रही है, ठीक है ना। ट्रांसफर कंपनी को हम क्या बोलते हैं? अमलगामेटिंग कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी को हम क्या बोलते हैं? अमलगामेटेड कंपनी। तो वो सेक्शन ये बात बोलता था कि भाई साहब अगर मान लो ब्रुक बॉन्ड का हिंदुस्तान में मर्जर हो गया, अमलगामेशन हो गया, तो जो भी इसके पास एसेट्स होंगी उस पे आप एसेट डेप्रिसिएशन निकालो जैसे मर्जर हुआ नहीं है। आप ये मानो कि मर्जर नहीं हुआ, अमलगामेशन नहीं हुआ, तो नॉर्मल निकाल लो डेप्रिसिएशन। फिर पूरे साल का निकालने के बाद ना तो नंबर ऑफ डेज में डिवाइड कर दो, जितने दिन भी एसेट अमलगामेटिंग कंपनी के पास रही उतने दिन का ब्रुक बॉन्ड को मिलेगा, और जितने दिन हिंदुस्तान के पास रही उतने दिन का हिंदुस्तान को मिलेगा। ये पहला सेक्शन था पीजीपी के चैप्टर के अंदर। उसके बाद उसमें ये भी सेक्शन था, एक सेक्शन ये भी था कि जब मान लो ब्रुक बॉन्ड हिंदुस्तान के पास जाएगी, आप सब जानते हो अमलगामेशन में सारी के सारी एसेट्स इसकी हो जाती हैं, सारी लाइबिलिटी इसकी हो जाती हैं। अब जब यहां से एसेट ट्रांसफर होंगी तो डेप्रिशिएबल एसेट होगी। अब मान लो कई डेप्रिशिएबल एसेट यहां से यहां जा रही हैं, तो अगर डेप्रिशिएबल यहां से यहां जा रही है उस केस में क्या होगा? तो इसकी WDV जो होगी वो WDV इसकी WDV बन जाती है। एक ये सेक्शन भी था। आपको मैं दोबारा बोलता हूं मैं क्या कह रहा हूं। सबसे पहला सेक्शन मैंने आपको बोला, ये सारा कुछ इस चैप्टर के अंदर दिया हुआ है, जो मैं बोल रहा हूं ना ये सब कुछ इसके अंदर दिया हुआ है। मैं तुम्हें रिकॉल करा रहा हूं कि बेसिक बातें जो हमने थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है ताकि हमें याद करने में आसानी हो। एक कंपनी, मैं दोबारा बोलता हूं, एक कंपनी ब्रुक बॉन्ड, एक कंपनी हिंदुस्तान लीवर। सैलरी की हमें नॉलेज इस चैप्टर में नहीं चाहिए, हाउस प्रॉपर्टी की हमें नॉलेज नहीं चाहिए, पीजीबीपी की हमें अच्छी खासी नॉलेज चाहिए। एक पीजीपी और एक सेट ऑफ, ये दोनों इस चैप्टर के अंदर भरे हुए हैं, ठीक है जी। अब सुनो ध्यान कर, क्या करता हूं, पीजीपी की बात मैं करता हूं। तो पीजीपी के अंदर ये लिखा हुआ था कि फॉर एग्जांपल इस बीबी के पास मान लो एसेट्स हैं, आप सब जानते हो एसेट्स पर क्या क्लेम करते हैं? डेप्रिसिएशन। अब मान लो इस कंपनी का मर्जर हुआ, फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2023 को मर्जर हुआ। अब 1 जनवरी 23 तक मर्जर हुआ तो 1 जनवरी 23 तक ये कंपनी भी थी, ये कंपनी भी थी। उसके बाद ये कंपनी बंद हो गई, ये कंपनी रह गई, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। अब बीबी के पास एक एसेट है तो बीबी को क्लेम करना है डेप्रिसिएशन। अब मुद्दा ये निकल कह रहा है वो कितना क्लेम करे, तो इनकम टैक्स में नंबर ऑफ डेज वाला कॉन्सेप्ट था नहीं। तो गवर्नमेंट ने बोला बीबी कि तू ऐसा कर, तू ये मान ही मत कि अमलगामेशन हुआ है, तू नॉर्मल जो डेप्रिसिएशन तेरा निकल के आता है ना वो तू निकाल ले। तो बीबी ने देखा भाई मेरी वैल्यू जो है फॉर एग्जांपल मान लो 10 लाख की है और 10 लाख का रेट फॉर एग्जांपल 10% दिया हुआ है, तो 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन है। अब सोच के बोलना, क्या ये 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन पूरा बीबी का बनता है या ये अमलगामेट हो चुकी है? अमलगामेट। तो गवर्नमेंट ने बोला अब क्या कर कि 1 अप्रैल से लेकर 1 जनवरी तक का अमलगामेटिंग कंपनी क्लेम कर लेगी और 1 जनवरी के बाद क्लेम कर लेगी हिंदुस्तान। बाइफर्केशन कर दे अब तो ये एक सिंगल एक्सेप्शन थी इस चैप्टर में जहां पर नंबर ऑफ डेज के बेस पे अमलगामेशन को डेप्रिसिएशन को डिस्ट्रीब्यूट करते थे।
अदरवाइज पूरे चैप्टर में कहीं पर भी हम नंबर ऑफ डेज फॉर्मूला नहीं लगाते थे। इस टॉपिक के अंदर हम लगाते थे कि अमलगामेटिंग कंपनी क्लेम कर लेगी उतने दिन का, फिर अमलगामेटेड क्लेम कर लेगी जितने दिन भी अमलगामेटेड कंपनी के पास रही होंगी। अब दिमाग में ये भी डाउट आता है, सर वो कैसे बाइफर्केशन करेंगे? सिंपल सी बात है, आप अप्रैल से लेके दिसंबर तक का टाइम निकालो कितने दिन है, फिर जनवरी से लेके मार्च तक का टाइम निकाल लो। तुम क्या करोगे, 1 लाख का डेप्रिसिएशन पूरे 365 दिन का है, तो 200 दिन में कितना हुआ वो अमलगामेटिंग के पास चला गया, 165 दिन में कितना हुआ वो अमलगामेटेड के पास चला गया। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जी? ठीक है, तो एक तो था ये पीजीपी के अंदर, ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट वहां पर ये भी था। अब दूसरा पॉइंट क्या था कि बीबी की जो एसेट्स हैं, बीबी की एसेट्स बन जाएंगी हिंदुस्तान लीवर की। ठीक है, अब मान लो 1 जनवरी 2024 को अमलगामेशन हुआ, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई ऐसा कर, अब ये सारी की सारी एसेट्स ट्रांसफर होंगी, सारी लायबिलिटी ट्रांसफर होंगी, अच्छी बात है। अब सारी एसेट्स जो ट्रांसफर होंगी, क्या उसमें डेप्रिशिएबल एसेट भी होंगी? बिल्कुल होंगी। डेप्रिशिएबल के अलावा नॉन डेप्रिशिएबल भी होंगी? बिल्कुल होंगी। डेप्रिशिएबल की हम लेते हैं WDV और नॉन डेप्रिशिएबल के लेते हैं बुक वैल्यू। भाई डेप्रिशिएबल की WDV क्यों ले रहे हैं? क्योंकि कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद बैलेंस वैल्यू क्या आएगी? WDV। मान लो बीबी के पास एक एसेट थी 100 रुपए की, इस पे डेप्रिसिएशन लग गया था 30 रुपए का, इसने क्लेम कर लिया था बीबी ने, तो वैल्यू कितनी बच गई? 70 रुपए। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है यही 70 रुपए की वैल्यू हिंदुस्तान की बुक्स में दिखाई जाएगी। सेकंड पॉइंट ये था जो मैंने तुम्हें बताया। सेकंड पॉइंट ये था कि जो उसकी बुक्स में WDV होगी वही इसकी बुक्स में WDV बन जाएगी। अब ये 70 रुपए के ऊपर क्लेम करना स्टार्ट कर देगी डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, एक पॉइंट ये था इनकम टैक्स में। ठीक है, फिर इस चैप्टर में एक पॉइंट और भी था। अब एक पॉइंट और क्या था, अगला पॉइंट ये निकल के आता है, एक सेक्शन था, सेक्शन नंबर 35D। सेक्शन नंबर 35D था प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर। प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर कि अगर कोई खर्चा अपने बिजनेस कमेंसमेंट से पहले किया होता है, तो गवर्नमेंट कहती है अगर खर्चे अपने बिजनेस कमेंसमेंट से पहले किए होते हैं तो वो खर्चे हम 5 इंस्टॉलमेंट के अंदर अलाउड कर देते हैं। ये बात 35D में लिखी हुई थी कि अगर खर्चा आपने बिजनेस कमेंसमेंट से पहले किया है, फॉर एग्जांपल सर्वे वाले खर्चे होते हैं, ठीक है, एडवर्टीजमेंट वाले खर्चे होते हैं, आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट वाले खर्चे, कई तरह के खर्चे होते हैं कमेंसमेंट से पहले के, तो गवर्नमेंट बोलती है वो खर्चे हम 1/5 करके अलाउड कर देंगे आने वाले सालों में। ठीक है, मान लो बीबी ने एक खर्चा किया था, बीबी समझ गए ना, ब्रुकबॉर्न, बीबी ने कोई खर्चा किया था और मान लो खर्चा था 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए खर्चा किया था और ये खर्चा किया था फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2018 को। ठीक है, अब ये खर्चा किया 1 लाख रुपए, तो कैसे अलाउड होगा? 1/5 20 हजार रुपए, तो मतलब 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23। ठीक है, उसके बीच में बीबी का एचयूएल से मर्जर हो गया 1 जनवरी मान लो 21 को। अब 1 जनवरी 21 को मर्जर हो गया तो उसने कितने साल के खर्चे अलाउड किए? 3 साल के। कितने साल के बच गए? 2। तो अगले 2 साल के खर्चे एचयूएल अपनी पीएनएल में दिखा देगी। ये पॉइंट भी वहां पे था। मतलब वो ये बात बोलते थे कि अगर मान लो जितने खर्चे इसने अलाउड करवा दिए वो ठीक है, बैलेंस खर्चे ये जो हैं ये अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट कर लेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा कॉन्सेप्ट ये था अमलगामेशन वाले केस में, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, पक्का। चौथा कॉन्सेप्ट क्या था? चौथा कॉन्सेप्ट ये बात कहता है कि अमलगामेटिंग मतलब बीबी के जितने भी बिजनेस लॉस हैं, अगर वो लॉस इसके बचे हुए हैं तो वो एचयूएल आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। जो भी इसके लॉसेस होंगे हिंदुस्तान लीवर उसको आगे कैरी फॉरवर्ड कर देगी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। यह भी था कि बीबी के जितने भी अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है तो वो भी हिंदुस्तान लीवर अगले आने वाले सालों में उसको ले जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हमने अमलगामेशन की पढ़ी हुई थी पीजीबीपी के चैप्टर में। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। एक बार मैं दोबारा बोल देता हूं। पहली बात मैंने आपको बताई कि डेप्रिसिएशन नंबर ऑफ डेज बेस पे अलाउड कर देंगे। दूसरा मैंने बोला इसकी WDV उसकी WDV बन जाएगी। तीसरा मैंने बोला 35D वाले अगर कोई खर्चे हैं जितने इसने अलाउड कर दिए वो ठीक है, बैलेंस खर्चे वो सामने वाली कंपनी अलाउड कर लेगी। फिर इसके लॉस वो कैरी फॉरवर्ड कर लेगी और इसके अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन वो कैरी फॉरवर्ड कर लेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट अब सुनो ध्यान से, अब दोनों, अब जब मैंने बोला कि इसके लॉस ये कैरी फॉरवर्ड कर लेगी और इसके डेप्रिसिएशन ये कैरी फॉरवर्ड कर लेगी, अब ये सुनो ध्यान से, इस पॉइंट के ऊपर पूरा चैप्टर बना हुआ है।
अब एक चैप्टर हमने किया था सेट ऑफ का, सेट ऑफ का चैप्टर ये बात कहता है कि आप बिजनेस के लॉस को सिर्फ तभी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, या डेप्रीसिएशन भी तभी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो अगर असेसी मस्ट बी सेम। असेसी मस्ट बी सेम इट मींस अगर मान लो मैं, ध्यान सुना मेरी बात, मेरे लॉस कोई दूसरा पर्सन कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता। यह बेसिक रूल है सेट ऑफ का, यह बेसिक रूल है। इट मींस अगर मेरे बिजनेस के लॉस हैं, कोई दूसरा आदमी क्यों सेट ऑफ करेगा उसको जी, क्यों कैरी फॉरवर्ड अलाउड करेंगे उसको? तेरे लॉस है, तू खत्म कर। तो बेसिक रूल सेट ऑफ का यह बात कहता है कि बिजनेस के लॉस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन अगर असेसी चेंज हो गया कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, बट उसकी कुछ एक्सेप्शन है। उस एक्सेप्शन में 72 कैपिटल ए है जो अमलगामेशन वाला है। अमलगामेशन, डीमर्जर, कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है, एलएलपी कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, ये सारी की सारी उन सेक्शंस की एक्सेप्शन थी कि इन केसेस में असेसी चेंज हो रहा है फिर भी हम कैरी फॉरवर्ड अलाउड कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसको बेसिक रूल मत समझ लेना, ये एक्सेप्शन है। इनकम टैक्स का बेसिक रूल तो ये है कि लॉस तभी कैरी फॉरवर्ड होंगे अगर असेसी सेम होगा, अगर असेसी बदलेगा तो हम लॉस तुम्हारे कैरी फॉरवर्ड नहीं करवा सकते। फिर गवर्नमेंट ने कहा उसकी कुछ क्या है, एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन के अंदर पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, अमलगामेशन, डीमर्जर, ठीक है। अगर कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट हो रही है तो ये सारे पॉइंट वहां पे एक्सेप्शंस के अंदर कवर होते थे। अब बच्चा कहता है कि सर ये गवर्नमेंट ने क्यों अलाउड किया, भाई गवर्नमेंट एक्सेप्शन क्यों बनाई? अब धीरे धीरे वो चैप्टर पे आ रहा हूं मैं, जो चैप्टर यहां पे दिया हुआ है। अब हुआ क्या सर, देखो गवर्नमेंट ऐसा क्यों किया। गवर्नमेंट ये बात कहती है, देखो गवर्नमेंट कितना बड़ा बेनिफिट दे रही है, थोड़ा सोचना, गवर्नमेंट कितना बड़ा बेनिफिट दे रही है। गवर्नमेंट बीबी के सारे लॉस एचयूएल के लॉस बना के, और कमाल की बात सुनना ध्यान से, बीबी के लॉस थे 100 करोड़, 100 करोड़ इसके लॉस बचे थे। और आप सब जानते हो बिजनेस के लॉस को हम 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है जी। 8 साल के बाद वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन इनफिनिटी लाइफ तक कैरी फॉरवर्ड होते हैं। बट असेसी मस्ट बी सेम, असेसी मस्ट बी सेम, उसकी एक्सेप्शन है अमलगामेशन। अब सुनो क्या हुआ जी, इसके 100 करोड़ के लॉस थे, 7 साल इसके लॉस को हो गए थे, 1 साल बस अभी और बचा था, 1 साल और बचा था। इस कंपनी ने कर लिया अमलगामेशन, कंपनी ने अमलगामेशन कर लिया। जैसे अमलगामेशन किया तो एक्सेप्शन ये बात कहती है ये 100 करोड़ के लॉस अब इसके बन जाएंगे। और कमाल की बात देखो, फ्रेश 8 ईयर के लिए, फ्रेश 8 ईयर, मतलब अब ये कंपनी दोबारा से 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। एक तरह से 17 साल हो गए अप्रोक्सीमेट, 8 और 8 16 साल। आप समझ पा रहे हो क्या चाह रहा हूं? 7 साल इसने कर लिया, अमलगामेशन हो गया, गवर्नमेंट का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये लॉस इसके बन जाएंगे, फ्रेश 8 ईयर तक तो कैरी फॉरवर्ड कर ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सुनो सर, 100 करोड़ के लॉस नहीं होते, 100 करोड़ के, अगर 100 करोड़ के लॉस होते हैं कंपनी कभी अमलगामेट नहीं होती है। थाउजेंड्स ऑफ करोड़ के लॉस होते हैं तब कंपनी अमलगामेट होती है। और अब सुनना, अब आप 5000 करोड़ के कंपनी के लॉस हैं, 5000 कंपनी के लॉस अगर गवर्नमेंट इसको अलाउड करवा रही है तो 5000 करोड़ का कंपनी के हाथ में 25% भी टैक्स निकालूंगा, आप चेक कर लो, 1250 करोड़ की टैक्स सेविंग हो रही है। नहीं यार ये बात समझ में रही? 5000 करोड़ के लॉस, क्या 5000 करोड़ से इसकी इनकम कम हो जाएगी? लॉस खत्म, इनकम कम होगी। 5000 करोड़ से इनकम कम होगी, 25% टैक्स बच गया, 1250 करोड़ की सेविंग हो गई। अब गवर्नमेंट इतनी सेविंग क्यों करा रही है? आप समझना, गवर्नमेंट इतनी सेविंग क्यों करा रही है? भाई 1250 करोड़ की सेविंग गवर्नमेंट यहां पे करवाना चाह रही है। और सुनो, इसके अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन इसके बन जाएंगे, और ये इनफिनिटी लाइफ तक आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेगी, तो और इनकम कम होगी और इसके टैक्स कम हो जाएंगे। अब गवर्नमेंट इतना बड़ा बेनिफिट दे रही है तो गवर्नमेंट कुछ कंडीशन भी लगाएगी। अब तो वो कंडीशंस हमारे सीआर के अंदर है। 72 कैपिटल ए जो है वो कंडीशंस हमारे सीआर के अंदर हैं। अब वो यहां पे ये बात बोलेगा कि भाई साहब ये लॉस और ये अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन हम तुम्हें ऐसे अलाउड नहीं करने देंगे। बट अच्छा बच्चा कह रहे चलो कंडीशन भी है, बट कंडीशन से पहले बताओ ये गवर्नमेंट कॉन्सेप्ट क्यों लेकर आई, उसका रीजन है। एक बात मेरे को बताओ, बीबी को बंद होने दें ये बढ़िया है। अच्छा बीबी अगर बंद हो जाएगी यार, अगर बीबी बंद हो जाएगी तो क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, सारी इसकी प्लांट मशीनरी सारी स्क्रैप के अंदर बिकेगी।
50 एक एक लाख 2-2 लाख रुपए की बिकेगी, कोई इसको उठाएगा भी नहीं। अब इससे देश का नुकसान होता है। तो गवर्नमेंट कहते हैं हमें देश का नुकसान नहीं करना, हम चाहते हैं इस कंपनी को कोई खड़ा करने वाला मिले, तो हम उसको बेनिफिट दे देंगे, हम उसको बेनिफिट दे देंगे। आप अगर इस कंपनी को खड़ा कर दोगे, हम तुम्हें इसका बेनिफिट प्रोवाइड कर देंगे, हम तुम्हारे टैक्स बेनिफिट दे देंगे। देखो सिंपल सी बात है सर, सीआर बिना टैक्स के चल नहीं सकता, क्योंकि जहां जहां सीआर होगा वहां टैक्स इंपैक्ट आएगा ही आएगा। सीआर मींस एमएनडे, जहां एमएनडे वहां टैक्स है। ये सारी बातें हम उसकी तो कर रहे हैं ना, सिंपल सी बात है। और ये तुम्हें क्यों पढ़ाया जा रहा है, बाकी टैक्स क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा? क्योंकि वो चाहते हैं जब सीएस सीआर में ट्रेंड हो रहा है तो वो टैक्सेशन में भी ट्रेंड हो कि एमएनए की टैक्सेशन क्या होती है, बस बाकी टैक्सेशन छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा मेन कोर एरिया सीआर है। अब कल तुम अगर कंपनी में प्रैक्टिस करते हो, तुम कंसल्ट कर रहे हो और बीच में टैक्सेशन की बात आ गई, तुम ये थोड़ा बोलोगे यार सीए के पास जाओ, वो बोलेगा फिर मैं सारी कंसल्टेंसी उससे नहीं ले लूंगा, उससे ही पूछ लूंगा, लो पढ़ना तो उसको भी आता है। तो इतनी नॉलेज तुम्हें भी चाहिए कि अगर किसी कंपनी का एमएनडे हो रहा है उसमें टैक्सेशन पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा, भाई कैपिटल गेन में क्या फर्क पड़ेगा, पीजीपी। आपसे क्लाइंट पूछेगा ना कि सर हमारे इतने के लॉस हैं, क्या वो ये लॉस आगे जा सकते हैं? इतने के अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन है, क्या वो आगे जा सकते हैं? इतने हमने बिजनेस कमेंसमेंट से पहले खर्चे किए हैं, अभी 5 साल हुए नहीं, क्या वो जा सकते हैं? सर इस साल का जो डेप्रिसिएशन है क्या वो नंबर ऑफ डेज में डिवाइड हो सकता है? सर ये बताओ, जब ये कंपनी बंद हो जाएगी तो क्या ये कंपनी इसमें अमलगामेट हो गई तो क्या ये बिजनेस भी बंद हो जाएगा या इसको वो बिजनेस कंटिन्यू करना पड़ेगा? और अगर भाई साहब कंटिन्यू करना पड़ेगा तो कितने साल तक कंटिन्यू करना पड़ेगा? तो जो ये एसेट्स इसकी हैं, इसकी एसेट्स इसकी बन रही हैं, तो क्या ये एसेट भी उसको कंटिन्यू करेगा? ये एसेट वहां जाके बेच देगा वो? अगर एसेट बेचनी ही होती फिर कंपनी यही नहीं बेच देती, गवर्नमेंट यही बिकवा देती। तो जो गवर्नमेंट अब कंडीशन लगाने जा रही है वो ऐसी ही कंडीशन लगाएगी। आपको मैं एक दो कंडीशन बता देता हूं। जैसे गवर्नमेंट ये बात बोलेगी, सुनो हिंदुस्तान, जो 1250 करोड़ का टैक्स हम तेरा बचा रहे हैं, अगले 5 साल ये बिजनेस कम से कम चलते रहना चाहिए, ब्रूक बॉन्ड का, इसको बंद नहीं कर सकता। और जो इसके पास एसेट्स हैं उसका कम से कम 75% तो यूज करेगा, कम से कम 70। पहले तो गवर्नमेंट ने लिखा था सारी एसेट्स यूज करेगा, तो हिंदुस्तान ने बोला भाई कुछ एसेट्स तो बिल्कुल ही खराब हो चुकी हैं, बेकार हमारे काम की नहीं है, तो गवर्नमेंट ने एक परसेंटेज लिखी 75, कम से कम 75% तू आगे लेके चलेगा। मतलब कुछ कंडीशंस हैं, तब जाके सोचियो ये लॉस तेरे हो पाएंगे। और अच्छा बच्चा कहता है सर अगर मैंने कंडीशन ब्रेक कर दी तो जितने भी लॉस तूने सेट ऑफ किए हैं वो तेरी डीम्ड इनकम बन जाएगी और तेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएंगे, और जो लॉस बचे हैं वो लैप्स हो जाएंगे। तो ये कंसल्टेंसी आपको देनी है। कोई भी क्लाइंट अगर आपके पास आता है कि ये कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं अगर तुम अमलगमेशन कर रहे हो, तो और सिंपल सी बात है अमलगमेशन नॉर्मली होता ही तब है, उस कंपनी के लॉस होते हैं, इसके प्रॉफिट होते हैं, अब उनके लॉस का क्या करना है ये तो हमें बताना है। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं तो सिंपल सी बात यहां पे क्या निकल के आ रही है, तो पहली बात गवर्नमेंट ये क्यों कॉन्सेप्ट लेकर आई, तो गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट लेकर आने का रीजन ये था कि भाई ये कंपनी बंद ना हो जाए। कंपनी बंद हो गई तो भाई अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, सारी मशीनरी स्क्रैप के अंदर बिकेंगी और देश की इकोनॉमी का नुकसान है। और अगर मैं कह रहा हूं किसान आंदोलन भी चल रहा है, उसे देश की प्रॉपर्टी खराब हो रही है, देश की प्रॉपर्टी खराब हो रही है, सीमेंट के ट्रक कैंटर वहां भरे हैं, लोगों को और दिक्कतें हो रही हैं, पुलिस वहां सारी खड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं देश की प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। नो डाउट फार्मर्स की भी अपनी प्रॉब्लम्स है, वो भी जेन्युइन प्रॉब्लम्स हो सकती है क्योंकि हमें इंटरनल कुछ पता नहीं है। बट मैं कहना क्या चाह रहा हूं, कुछ भी डिस्प्यूट जब भी हुए हैं देश में, देश की प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ ही हुआ है। तो गवर्नमेंट ये बात कह रही है अगर ऐसे कंपनियां बिल्कुल ही बंद होने लग गई, कंपनियों को हम रिवाइव ही नहीं करने की सोचेंगे तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। फिर तो कंपनियां बंद हो जाएंगी, फिर तो कंपनी बंद होंगी, उस कंपनी में काम करने वाले 20,000 एम्प्लॉइज बाहर खड़े होंगे और बोलेंगे हमें जॉब दो। तो हम ऐसे बड़ी बड़ी कंपनी को लेके आते हैं जो इनको एक्वायर कर सकती हैं। अब ये अमलगामेटेड कंपनी नॉर्मली कौन सी होती है, जैसे टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी हो गया, रिलायंस हो गया, बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े शार्क्स होते हैं, इनको बुलाते हैं, आओ भाई ये लॉस मेकिंग कंपनी है, तुम इनको ले लो और इनके लॉस तुम्हारे लॉस हो जाएंगे। तुम्हारे प्रॉफिट आ रहे हैं ना अच्छे खासे, अब तुम प्रॉफिट कम करना चाहते हो, तुम टैक्स प्लान करना चाहते हो, हम तुम्हें तरीका बता रहे हैं, हम तुम्हें तरीका बता रहे हैं, तुम इसको अपने अंदर ले लो, इसके लॉस तुम्हारे लॉस, उसके डेप्रिसिएशन तुम्हारे डेप्रिसिएशन, और इसको सेट ऑफ करते रहना। बट कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशन तुम सेटिस्फाइड कर देना। अगर तुम कंडीशन सेटिस्फाइड कर दोगे तो लॉस हम तुम्हें अलाउड कर देंगे, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या आपको बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का।
अच्छा, आप सुनो ध्यान से। अब ये पॉइंट कंप्लीट करने के बाद ना अगला पॉइंट फिर यहां पे निकल के आता है कि सर अमलगामेशन का मतलब क्या है भाई, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स। क्योंकि कंपनीज एक्ट हमने पूरा पढ़ लिया, कंपनीज एक्ट में चैप्टर 1 हमने सीआर का बहुत तरीके से किया, उसमें कहीं अमलगामेशन डिफाइन नहीं था। मैं तुम्हें भगवान की फोटो दिखाता रह गया कि सारा कुछ सही है, बस एक मोस्ट अप्रोप्रिएट है, ठीक है ना। अमलगामेशन सब है भाई, सिंपल सी बात है। ए प्लस बी इज इक्वल टू ए, कभी उसको वो अमलगामेशन कह रहे हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी, उसको अमलगामेशन कह रहे हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, उसको भी अमलगामेशन कह रहे हैं। तो मुद्दा ये निकल कर है, कंपनीज एक्ट तो डिफाइन नहीं करता, बट इनकम टैक्स डिफाइन करता है कि हम इनकम टैक्स में अमलगामेशन किसको बोलेंगे। और वो डिफाइन है सेक्शन 2 क्लोज नंबर 1B के अंदर, ये डिफाइन करेगा कि अमलगामेशन का मतलब क्या है। तो एक बार कान खोल के सुन लो। अब जो हम बातें कर रहे हैं, हम एज पर इनकम टैक्स बातें कर रहे हैं, और जो इनकम टैक्स में अमलगामेशन में कवर होगा उसी के लॉस यहां पे सेट ऑफ होने की बातें होंगी, ठीक है। अगर इस डेफिनेशन में कवर नहीं होगा तो एज पर वो इनकम टैक्स अमलगामेशन नहीं है। सर कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग तो है, तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग कंपनीज एक्ट वाले क्या ट्रीटमेंट करेंगे फिर वहीं जाके देख लो। हमारे इनकम टैक्स में जो अमलगामेशन की डेफिनेशन में कवर होगा हम उसी का ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इसके अलावा हम ट्रीटमेंट नहीं दे सकते जी, ठीक है जी। अब मैं फाइनली स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये मैंने थोड़ा सा बेस क्लियर किया आपका जो मैंने अभी तक पढ़ाया। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूं जी। यहां पे ये सेक्शन 2 है आपके इनकम टैक्स एक्ट का, ठीक है नी। सेक्शन 2 इनकम टैक्स एक्ट का है, डेफिनेशन दी हुई है आपको। अब यहां पे देखो आपका सेक्शन 2(1)(b), इन्होंने यहां पे लिखा होगा 2(1)(b), ये रहा जी अमलगामेशन। ये लो जी, देखो 2(1)(b) अमलगामेशन, ठीक है। मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, बुक में भी दिया हुआ है, बट हम यहां से पढ़ते हैं एक बार, ठीक है ना। अब एक बार चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है जी। ध्यान सुनना। वो ये बात कहना चाह रहा है कि अमलगामेशन इन रिलेशन टू कंपनीज। पहली बात तो अमलगामेशन इन रिलेशन टू कंपनीज का है बस। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म आपस में जुड़ रही है, एलएलपी जुड़ रही है, इंडिविजुअल आपस में मर्ज हो रहे हैं, तो भैया वो यहां पे कवर नहीं है, सिर्फ कंपनीज की बात हो रही है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं अमलगामेशन इन रिलेशन टू कंपनीज मींस, अब ध्यान से, मींस द मर्जर। आप याद कर रहे हो, हमारा आईसीएस का मॉड्यूल कहता है मर्जर में अमलगामेशन आता है, और इनकम टैक्स कह रहा है अमलगामेशन में मर्जर आता है, ठीक है ना। अमलगामेशन एक वाइडर टर्म है, ठीक है। अब मैं एक लाइन बोलूंगा, ये लाइन तुम आगे जाके अप्रिशिएट करोगे मेरी लाइन को। हर अमलगामेशन एक मर्जर है, बट हर मर्जर एक अमलगामेशन नहीं है। हर अमलगामेशन एक मर्जर है, बट हर मर्जर एक अमलगामेशन नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात इसी सेक्शन में डिफाइन है, ठीक है। अब देखते हैं आगे कह रहा है। तो कह रहा है इन रिलेशन टू कंपनी मींस द मर्जर ऑफ वन और मोर कंपनीज विद another company or the merger of two or more company to form one company। मतलब उसने क्या बोला कि उसने ध्यान से बना, मर्जर ऑफ वन और मोर कंपनी विद another कंपनी, मतलब A प्लस B इज इक्वल टू A, ठीक है जी। A प्लस B इज इक्वल टू B। तो वो कह रहा है एक तो ये मर्जर है, अमलगामेशन है, ये अमलगामेशन है। अमलगामेशन, मर्जर इज ए टाइप ऑफ अमलगामेशन। तो उसने कहा एक ऐसा मर्जर, इसको भी अमलगामेशन बोलते हैं हम, या A प्लस B इज इक्वल टू C, ये मर्जर भी एक तरह का अमलगामेशन है। तो उसने बोला कि टू और मोर कंपनी टू फॉर्म वन कंपनी। अब ध्यान से, द कंपनी और कंपनीज विच सो मर्ज बीइंग रेफर्ड टू एज द अमलगामेशन, अमलगामेटिंग कंपनी, जो मर्ज हो रही है वो अमलगामेटिंग कंपनी है। और कंपनी एंड द कंपनी विद विच दे मर्ज और विच इज फॉर्म एज ए रिजल्ट द मर्जर एज द अमलगामेटेड कंपनी। तो सामने वाली कंपनी अमलगामेटेड कंपनी बन जाती है और पीछे वाली कंपनी अमलगामेटिंग कंपनी बन जाती है। तो देखो अमलगामेटिंग नाम से क्लियर है, अमलगामेटिंग याद करो। हाँ, बचपन में तुम आईएनजी कहां लगाते थे, हो रही है। तो अमलगामेटिंग, वो कंपनी जा रही है। अमलगामेटेड, जिसमें जा चुकी है। सिखाया था ना इंग्लिश, ईडी वहां लगाते हैं जो हो चुका है, ठीक है ना। तो अमलगामेटेड,
जिसमें वो मर्ज हो चुकी है, अमलगामेटिंग जो जा रही है। ये बात क्लियर है जी। अब उसके बाद देखो जी, अब वो कह रहे हैं इन सच मैनर, अब ध्यान से, अब अमलगामेशन किसको मानेंगे, ऑल दी प्रॉपर्टी ऑफ द अमलगामेटिंग कंपनी और कंपनीज इमीडिएटली बिफोर द अमलगामेशन बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द अमलगामेटेड कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ अमलगम। अमलगामेशन की वजह से अमलगामेटिंग कंपनी की सारी प्रॉपर्टी अमलगामेटेड कंपनी की बन जाए जो अमलगामेशन से पहले थी। जितनी प्रॉपर्टी अमलगामेशन से पहले थी वो सारी 100% प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जानी चाहिए, तब उसको अमलगामेशन में कह सकते हैं। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। अरे 100% प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जानी चाहिए, किस वैल्यू पर, किस वैल्यू पर, उसमें कहीं डिफाइन किया है, किसी भी वैल्यू पर, बुक वैल्यू पर नहीं वो कह रहा। अमलगामेटिंग कंपनी अमलगामेटेड कंपनी को जो एसेट ट्रांसफर कर रही है उसने कहीं नहीं लिखा इस वैल्यू पर हो, एफएमवी पर भी हो सकती है, फेयर मार्केट वैल्यू पर भी हो सकती हैं, बुक वैल्यू पर भी हो सकती हैं, उसने ये नहीं कहा किस वैल्यू पर, बस वो ये कह रहा है 100% इसकी प्रॉपर्टी उसकी प्रॉपर्टी बन जानी चाहिए। दूसरा, ऑल दी लाइबिलिटीज ऑफ द अमलगामेटिंग कंपनी और कंपनी इमीडिएटली बिफोर द अमलगामेशन बिकम द लाइबिलिटीज ऑफ अमलगामेटेड कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ, इसकी 100% लाइबिलिटी उस कंपनी की 100% लाइबिलिटी बन जानी चाहिए। ठीक है, तीसरी कंडीशन मेन है। तीसरी कंडीशन कह रही है, अच्छा अब ये ब्रैकेट वाला मत पढ़ना एक बार अभी, ठीक है, काटना मत, काटना मत, मैंने कहा मत पढ़ना अभी, अभी मत पढ़ना, कहीं तुम लपेट दो उसको, ठीक है जी, काटना मत, ठीक है जी। हाँ देखो यहां पे जी, अब वो कह रहे ध्यान से, हेलो अंकल, 2 मिनट इधर हाँ जी, अब यहां पे अगला तीसरी कंडीशन, शेयर होल्डर होल्डिंग नॉट लेस देन 3/4 75% in the value of the share in the amalgamating company or companies become shareholder of amalgamated company by virtue of the amalgamation। पता नहीं क्या कह रहा है, क्या चीज, अमलगा, ये क्या भाई, मैं तुम्हें दिख रहा हूं ना, हाँ जी। तो यहां पे मैंने क्या बोला कि अमलगामेटिंग कंपनी के जो शेयर होल्डर थे 75% और मोर उसके शेयर होल्डर बन जाने चाहिए। क्लियर है, अच्छा नहीं लग रहा बैठ कैसे, सुनो ध्यान से, ये क्या नालायक, खराब हो गया, स्क्रू ढीला हो गया इसका, चलो कोई बात नहीं। इधर देखो ध्यान से, अब मेरे कुछ क्वेश्चन है, एक बात मेरे को बताओ, बीबी कंपनी, बीबी और एचयूएल, इसके 75% वैल्यू, मतलब इस कंपनी की जिन शेयर होल्डर के पास 75% या उससे ज्यादा वैल्यू है वो उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाने चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा एक बात मेरे को बताओ, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, इस कंपनी के 75, ये 75 क्यों लिख रहे हैं यहां पे, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अकाउंट्स में 90% है, अकाउंट्स में 90% है, एक चैप्टर है अकाउंट्स में अमलगामेशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो 90% की बात करता है। इनकम टैक्स में 75 है, 75 नॉर्मली क्यों लिखा है आप सब जानते हो, एसआर पास होता है 75 से, तो गवर्नमेंट कह रहे कम से कम कंट्रोल इनके हाथ में ही हो, कम से कम कंट्रोल इनके हाथ में हो, ताकि अगर कोई कल एसआर पास करना हो बीच में कोई क्लेश ना खड़ा कर दे। तो इसलिए जिनके पास 75% और मोर वैल्यू है वो इस कंपनी के शेयर होल्डर, इस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे, बस ये पर ध्यान दो। अब सुनो ध्यान से, एक सेकंड बताए, मेरा क्वेश्चन है, जैसे मान लो बीबी के, ये बीबी है और ये एचयूएल है, ठीक है, एचयूएल ने इसके 90% शेयर पहले से होल्ड किए हुए हैं, एचयूएल ने 90% शेयर पहले से होल्ड किए हुए हैं, और बाकी लोगों के पास कितने रह गए, 10%। क्या सी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है? भाई उसने बोला
इस कंपनी बी के जिसने 75% मोर शेयर होल्ड किए हुए हैं वो उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे। वो तो इसने होल्ड किए हुए हैं, तो ध्यान सुनना, वो जब इसने होल्ड किए हुए हैं तो यहां से वो यहां थोड़ा जा रहे हैं, वो तो है इसके 90% तो इसी के है। तो सी कंडीशन कह रही है उस कंपनी के जिन लोगों ने 75 और मोर होल्ड किए हुए हैं वो इस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे। वो तो पहले से ही है, वो तो पहले से ही है, तो ये कंडीशन यहां सेटिस्फाइड नहीं हो पा रही। अब ब्रैकेट पढ़ो, अब वो कह रहे जी अदर देन शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड देयर इन इमीडिएटली बिफोर द अमलगामेशन बाय और बाय अ नॉमिनी फॉर द अमलगामेटेड कंपनी और इट्स सब्सिडरी। मतलब जो इन्होंने होल्ड किए हुए हैं उसको हटा दो, रह के 10%। अब 10% का 75% जो है वो इसके शेयर होल्डर बन जाने चाहिए जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? तो मतलब वो इसकी 90% की बात नहीं कर रहे, जो उसने होल्ड की है, जो 10% बचे हैं उस 10% का 75% जो है वो इसके शेयर होल्डर बन जाने चाहिए। बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। अच्छा अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब एक बार तीन कंडीशन मेरे को दोबारा बोलो। इनकम टैक्स में अमलगामेशन का मतलब क्या निकल के आ रहा है? पहली बात, अमलगामेशन इन रिलेशन टू कंपनी, इन रिलेशन टू कंपनी। और अमलगामेशन मर्जर होता है किस टाइप का? ए प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। ये तरह का मर्जर होता है। इस मर्जर में क्या होना चाहिए कि हम अमलगामेशन बोलते हैं उसको? सारी एसेट्स उसकी 100%, सारी लाइबिलिटी उसकी। इस कंपनी के जिन लोगों ने 75% और मोर होल्ड किए हुए हैं वो उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाने चाहिए, अदर देन अगर सामने वाली ने होल्ड किया उसको छोड़कर, उसने जो होल्ड किया उसको बाहर निकाल के जो बैलेंस बचेंगे उसका 75% हम यहां पे कंप्यूट करेंगे। बस ये पर ध्यान दो। ये बात क्लियर हो रही है? अब कुछ डाउट आपका? इसमें कितने शेयर कितने मिलेंगे या कितने जाएंगे? आप ये कहना चाह रहे हैं, समझ गया आपकी बात। एक बच्चा कह रहा है सर जैसे मान लो यहाँ के शेयर होल्डर यहाँ जा रहे हैं तो इनको यहाँ पर कितने शेयर्स मिलेंगे, एक तरह से आप ये पूछना चाह रहे हो। तो सर याद करो, आपको मैंने कहा भी था कि वो ये कंपनी ऑफर निकालती है 1:2, 1:5, कि तेरे एक शेयर के बदले मेरे 5 शेयर हैं, ठीक है, या तेरे 5 के बदले में मेरी कंपनी का एक शेयर मिलेगा। तो वह शेयर एक्सचेंज रेशो इनको देनी पड़ती है। मतलब गवर्नमेंट कह रही है 75 वैल्यू यहां पे आ गई, इनको शेयर कितने मिलेंगे वो तो हम शेयर एक्सचेंज रेशो डिफाइन करेंगे, उसके अकॉर्डिंग वो शेयर मिल जाएंगे। ठीक है नहीं? वो कंडीशन, पहली बात तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो। 100 लोग हैं, 100 में से 80 यहां पर आ गए। अब इन 80 का क्या उस कंपनी में डेजिग्नेशन है वो तो ये कंपनी बताएगी भाई तेरे वहां के एक शेयर के बदले में मैं तुझे यहां के 2 शेयर दे रहा हूं, या तेरे पास वहां के 2 शेयर थे ना, तुम उससे एक ले ले। ठीक है, वो तो अलॉटमेंट उस बेस पे होगी। ठीक है, पहले है वहां से यहां पे आना, जब तुम यहां पर आ गए उसके अकॉर्डिंग फिर बाद में शेयर अलॉटमेंट होगी। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अब ये हो गया। अब आपको बता दूं अमलगमेशन जब भी होता है वो प्रैक्टिकल लाइफ में कोर्ट के रूट से होता है या एनसीएलटी के रूट से होता है। हमने पढ़ा ना, अमलगमेशन एनसीएलटी के पास जाते हैं, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की उसमें जाते हैं, और पहले क्या था, पहले कोर्ट के रास्ते से भी अमलगमेशन होता था। ठीक है जी। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब क्या होता था, लोगों ने क्या किया, लोगों ने कोर्ट के रास्ते को ब्रेक करने के लिए कुछ स्कीम निकाली। लोगों को यह था यार कोर्ट का रास्ता हम ना जाएं तो अच्छा है भाई, कोर्ट में जाते हैं दिक्कत आती है, तो कुछ ऐसा करते हैं कि अमलगमेशन भी हो जाए और कोर्ट का चक्कर भी ना पड़े। तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, ये बीबी लिमिटेड है, ब्रुक ब्राउन, और ये हिंदुस्तान लीवर। ठीक है, अब ये बीबी, ये हिंदुस्तान लीवर, इसने क्या किया अपनी
हेलो हाँ। अब इसने क्या किया, बीबी ने क्या किया, अपनी सारी की सारी एसेट्स ना इसको सेल कर दी। इसने सारी की सारी एसेट सेल कर दी और सेल करने के बाद इसने अपने आप को लिक्विडेट कर दिया। सारी एसेट बेच दी और क्या कर दिया, लिक्विडेट कर दिया, और एक तरह से अमलगामेट हो गए, एक तरह से अमलगामेट हो गए। बट कोर्ट में अब जाना नहीं पड़ा इनको। इन्होंने सारी एसेट बेच दी, सारी एसेट औने पौने भाव पे बेच दी और खुद लिक्विडेट हो गए, सारी एसेट्स भी चली गई, लाइबिलिटी भी ट्रांसफर कर दी, शेयर होल्डर भी उनके बन गए और ये अपने आप खुद लिक्विडेट हो गए। अब लिक्विडेट हो गए, अब काम खत्म, कोर्ट का रास्ता बच गया। या क्या किया इन्होंने, ये बीबी है और ये HUL है, इन्होंने क्या किया, अपनी एसेट इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दी। कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दी, अपने आप को लिक्विडेट किया, पहले इसमें लिक्विडेट किया, वहां पर क्या था, पहले एसेट बेची फिर लिक्विडेट किया। इसमें इन्होंने क्या किया, अपने आप को लिक्विडेट किया और लिक्विडेशन पर एसेट बिकती हैं, एसेट डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और ये इनको दे दी। अब कोर्ट का रास्ता बच गया। अब प्रॉब्लम क्या निकल के आ रही है, पहले वाले केस में क्या हो रहा है, सेल देन वाइंडिंग अप, दूसरे वाले में पहले वाइंडिंग अप देन डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कोर्ट के रास्ते में नहीं आ पा रहे, अब कोर्ट के रास्ते में नहीं आ पा रहे। इन्होंने कहा हमारा अमलगमेशन तो हो गया जी, हमारा अमलगमेशन हो गया और हमारे लो सब सेट ऑफ करो, हमारे लो सब सेट ऑफ करो। तो इन्होंने आगे लिखा डेफिनेशन में अदरवाइज देन। मॉड्यूल में मैंने कहा ना, मॉड्यूल से इसलिए नहीं पढ़ रहे, मॉड्यूल में कमी है, मॉड्यूल में अदरवाइज देन तीसरे पॉइंट के साथ ही चिपका रखा है इन्होंने, जबकि वो तीसरे पॉइंट में नहीं है। आप बेयर लो चेक करो, बेयर लो के बाद देखो वो नीचे दिया हुआ है। अब देखो उसने क्या बोला, अमलगामेशन में क्या नहीं आएगा। अब कह रहे हैं अमलगामेशन में क्या नहीं आएगा, कह रहे हैं अदरवाइज देन, इसको हम बाहर निकाल देंगे, एज ए रिजल्ट ऑफ द एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ वन कंपनी बाय अनदर कंपनी pursuant to the purchase of such property by other company or as a result of the distribution of such property to other company after the winding up of the first mentioned company। तो उसको अमलगामेशन में हम कवर नहीं करेंगे। मतलब अगर मान लो कंपनी वाइंड अप हो रही है, कंपनी के वाइंड अप होने के बाद सेल की जा रही है या एसेट डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, उसको अमलगामेशन में कवर नहीं करेंगे। मर्जर है, मैं दोबारा बोल दूं, ये मर्जर है, मर्जर में कोई दिक्कत नहीं है, मर्जर है, बट ये अमलगामेशन में कवर नहीं होगा। तभी मैंने कहा था हर अमलगामेशन एक मर्जर है, बट हर मर्जर एक अमलगामेशन नहीं है। ठीक है ना, आप ये लाइन कहीं भी लिख भी सकते हो, ऑल अमलगामेशंस आर मर्जर बट ऑल मर्जर्स are not covered under amalgamation। आप इसलिए कह रहे हो कि हर मर्जर अमलगामेशन नहीं है, तो मर्जर कुछ भी हो सकता है। आप ये कहना चाह रहे हो कि मर्जर वाइट टर्म हो गया, आंसर इज नो। ये तो अमलगामेशन की डेफिनेशन नहीं डिफाइन किया ना। आप बताओ, मर्जर, हर मर्जर अमलगामेशन नहीं है, ये किसने कहा, अमलगामेशन नहीं कहा ना। तो अमलगामेशन के अंदर ही मर्जर आ रहा है, बट उसने कहा कुछ मर्जर को हम बाहर निकाल रहे हैं, कुछ मर्जर को बाहर निकाल रहे हैं। बाहर निकालने वाला कौन हो गया, अमलगामेशन। और AS14 भी क्या कहता है, अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। ठीक है ना, तो अमलगामेशन अपने आप में एक वाइट टर्न है। उसने कहा जी इसको हम अमलगामेशन में कवर नहीं करेंगे, इसको तुम मर्जर कह सकते हो, पर हर मर्जर को तुम अमलगामेशन नहीं कहोगे, बस ये पर ध्यान दो। सुनो ध्यान से, सुनो एक पॉइंट अभी हम डिस्कस करेंगे आगे जाके, डीम्ड डिविडेंड का। ठीक है ना, आप याद करो अदर सोर्स में एक पॉइंट आपने क्या होगा, डीम्ड डिविडेंड का। वहां पर भी वो जो पॉइंट मैंने आपको पहले बोला ना कि पहले वाइंडिंग अप हो गया देन डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसको भी अमलगामेशन में कवर नहीं करेंगे, उसको हम डीम्ड डिविडेंड की डेफिनेशन में डाल देंगे। इन्होंने यहां पर क्या कवर किया है, इन्होंने तो ये बोला कि वाइंडिंग अप के बाद तुम एसेट सेल कर रहे हो या तुम एसेट को डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, उसको अमलगामेशन से बाहर निकाल देंगे। आगे जाके एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे डीम्ड डिविडेंड के अंदर, वो ये बोलेगा तुमने वाइंड अप कर दिया, ठीक है, अब वाइंड अप से पहले तुमने एसेट बेच दी है,
तो उसको भी तुम वहां पे कवर नहीं करोगे, ट्रीटमेंट करेंगे वहां पे डीम डिविडेंड के अंदर। ठीक है जी। अदर अमलगमेशन की डेफिनेशन से उसने सिर्फ एक पॉइंट बाहर निकाला है कि वाइंडिंग अप के बाद अगर तुम एसेट बेच रहे हो या तुम क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो वो अमलगमेशन से बाहर है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है। मॉड्यूल में अगर आप चेक करोगे तो मॉड्यूल में इन्होंने पॉइंट नंबर 3 के साथ ये चिपका रखा है, ये पॉइंट नंबर 3 के साथ नहीं है, ये पॉइंट अलग से है, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने तुम्हें बेयर एक्ट से पढ़ाया, क्योंकि अगर मैं मॉड्यूल से पढ़ाता तो थोड़ी सी कंफ्यूजन रेस हो सकती थी। ठीक है जी। और आपको मैं दिखा भी देता हूं, ये देखो जी, ये तो वो है 72A, ये रहा, देखो यहां से इन्होंने स्टार्ट कर दिया अदरवाइज देन। ठीक है, जबकि यहां से नहीं है, ये नीचे है इसके। अब एक बार ना इसका एग्जाम्पल पढ़ लेना, यहाँ पे क्या लिखा है एक बार पढ़ना। हाँ जी, क्या कह रहा है वो, क्या कहना चाह रहा है कि अगर मान लो सामने वाली कंपनी ने हमारे होल्ड कर रखे हैं तो उनको हटाकर 75% हम कैलकुलेट करेंगे, ये बात उन्होंने वहां पे लिख रखी है जी। क्लियर होती है जी, पक्का पक्का। चलो अब यहां पे एक बार आओ जी, अब 72 कैपिटल ए पे थोड़ा सा आते हैं। अब 72 कैपिटल ए क्या कहता है, अब 72 कैपिटल ए मार्क कर लो इंपॉर्टेंट इसको, इसमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। 72 कैपिटल ए इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अंदर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है 72A के अंदर से। ठीक है, अब सुनो ध्यान से 72 कैपिटल ए क्या कहता है जी। अब पहली बात 72 कैपिटल ए है सेट ऑफ का, सेट ऑफ का। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, अब यहां पे आओ, बीबी है और HUL है। ठीक है, बीबी है और HUL है। अरे यार, बीबी है और HUL है। अब बीबी जो है ये अमलगामेट हो रही है HUL में। ठीक है नहीं, अमलगामेटिंग कंपनी कौन सी बन गई, बीबी। अमलगामेटेड HUL। तो गवर्नमेंट ने बोला इसके लॉस बन जाएंगे, इसके डेप्रिसिएशन, इसके, और ये फ्रेश 8 ईयर तक इसको कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ कर सकती है, और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है वो इनफिनिटी लाइफ तक ये कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बट अब मैं बता रहा हूं जो खास बात है। खास बात यह है कि अब जो 72A अलाउड करेगा ये लॉस और डेप्रिसिएशन को आगे लेके जाना, वो हर अमलगामेशन में अलाउड नहीं करेगा। हर अमलगामेशन का मतलब, अमलगामेशन की डेफिनेशन में बहुत सारे अमलगामेशन कवर हो सकते हैं, बट हम किन अमलगामेशन को ये अलाउड करेंगे वो 72A में डिफाइन है। नहीं यार, बात समझ, टैक्स है, टैक्स थोड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए आपको दिक्कत तो नहीं आ रही, समझ में आ रही है, पल्ले पड़ रही है मेरी बातें हैं? नहीं नहीं, मैं तो बता दूंगा, आपको भी तो समझ में आनी चाहिए ना कि दिमाग में घुस रहा है नहीं घुस रहा। मेन बात यह है, मैंने ये बोला कि अमलगामेशन आपस में किसी भी कंपनी का हो सकता है। जैसे आपस में दो ट्रेडिंग कंपनी मिल गई, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मिल गई, कोई भी कंपनी आपस में मिल सकती है, बट हर लोगों का मिलना 72A डिफाइन नहीं करता। 72A में लिखा हुआ है इन कंपनी का अमलगामेशन होगा तब वो लॉस आगे जाएगा, बाकी किसी भी कंपनी का अमलगामेशन होगा 72A नहीं लगेगा। क्या बात समझ में आ रही है? अब एक बार देखते हैं, ध्यान से पढ़ना। कह रही है अंडर सेक्शन 72A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 ए स्पेशल प्रोविजन इज मेड विच रिलैक्स द प्रोविजन रिलेटिंग टू कैरिंग फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ
एक्यूमुलेटेड बिजनेस लॉस। हेलो, क्या बोला उसने? एक्यूमुलेटेड बिजनेस लॉस एंड अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन अलाउंस इन सर्टेन केस ऑफ अमलगामेशन। सबसे पहली बात तो इन्होंने बोला है कौन से, एक बात मेरे को बताओ जी, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है कौन से लॉस को वो कैरी फॉरवर्ड करने की बात कर रहा है? एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड लॉस मतलब, एक्यूमुलेट मतलब सुनो, बीबी कंपनी है, बीबी कंपनी है, ये अमलगामेट हो रही है हिंदुस्तान यूनिलीवर में, एचयूएल में। वो कह रहा है इस कंपनी के एक्यूमुलेटेड लॉस ये कंपनी कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्यूमुलेट लॉस? अच्छा, नाम से क्या लग रहा है? कंबाइन, कंबाइन। अब इस कंपनी के पिछले 20 साल के लॉस हैं, इस कंपनी के पिछले 20 साल के लॉस हैं, क्या ये कंपनी आगे लेके जा सकती है? यस या नो? क्वेश्चन है मेरा किया नहीं, मैं तो बताऊं, वाह भाई वाह, बस अगर पैसे दिए आपको, ऐसे नहीं बैठ सकते आप, या तो बताओ या कंफ्यूज मत करो आप हमें। हाँ नहीं, यस या नो? जो काला साहब बोल देंगे। काला साहब आप बताओ, क्या ये पिछले 20 साल के लॉस आगे जा सकते हैं? यस या नो? यस जा सकते हैं, बट गवर्नमेंट कहेगी नहीं। हाँ तुम कह ही रहे थे ना, अरे क्यों नहीं जा सकते? इधर देखो ध्यान से नालायक। अब सुनो ध्यान से, थोड़ा सा देखो, ज्यादा नहीं दिमाग लगाना, थोड़ा सा लगाना था, बस अगर थोड़ा भी तो लगाना चाहिए ना। इधर सुनो नालायकों, पिछले 20 साल के लॉस इसके बाद होंगे भी कैसे? 8 साल तक तो लॉस ही कैरी फॉरवर्ड होते हैं, 8 के बाद तो वो वैसे ही डेड हो जाते हैं। ये तुमने सोचा ही नहीं। मैं अगर मैं 50 साल बोलते थे ना, 50, तुम कहते 50 के भी कर दो, हमें कोई दिक्कत। बट एक बात मेरे को बताओ ना, इसके पास में तो लॉस पिछले 8 साल के ही हो सकते हैं, उससे पिछले के तो ये भी नहीं कर सकती। तो अब गवर्नमेंट कहती है एक्यूमुलेट लॉस का मतलब कि जो लॉस ये कैरी फॉरवर्ड कर सकती थी, वो जो लॉस ये खुद ही कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती थी, तो वो ये भी नहीं कर सकती। मैं इसलिए कह रहा हूं तुम्हारे एग्जाम में प्रैक्टिकल शुक्र है बना नहीं है सीआर में, टैक्स में से बना नहीं है। अगर वो प्रैक्टिकल बन जाएगा, पिछले 10 साल के लॉस दे देगा वो आपको, पिछले 10 साल के लॉस दे देगा, बोल देगा अमलगामेशन की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, 72 में कवर है, बताओ ये वाली कंपनी कितने लॉस आगे लेके जा सकती है? तुम तो 10 साल का टोटल कर दोगे। हाँ, 2 छोड़ देने हैं बस, और 2 कौन से? कौन से? पिछले 2 साल, जिनके 8 साल खत्म हो चुके होंगे, क्योंकि वो ये कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकती, तो अगले वाली कंपनी भी नहीं कर सकती। और ये बात मैं नहीं कह रहा, एक्यूमुलेट लॉस नहीं, एक्यूमुलेट लॉस को इन्होंने डिफाइन किया हुआ है 72A में, ये देखो जी, यहां पे इन्होंने डिफाइन किया होगा कहीं ना कहीं, ये रच, ठीक है जी। तो ये इसका क्रक्स लिख लो बस, क्रक्स ये निकल कह रहा है, पूरा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कि अमलगामेटिंग कंपनी जो लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकती थी, अमलगामेटिंग कंपनी जो कैरी फॉरवर्ड कर सकती थी, वही लॉस अमलगामेटेड कंपनी कैरी फॉरवर्ड कर पाएगी। हाँ वो मैं अभी लिख पाऊंगा। अमलगामेटिंग कंपनी जो लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकती थी, वही लॉस अमलगामेटेड कंपनी कैरी फॉरवर्ड कर पाएगी। अच्छा अब सुनो ध्यान से, अब सुनो, अब उसने बोला कि एक्यूमुलेट लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, ठीक है नी, डन। एक्यूमुलेट लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब ध्यान सुनना, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो, अब ये है, हेलो इधर, बीबी, बीबी ये कंपनी एचसीएल में अमलगामेट हुई 1 जनवरी 24 को, ठीक है, और इसके मान लो
14-15 के लॉस हैं, 15-16 के हैं, तो ये 23-24 चल रहा है ना, और 16-17, 17-18, 18-19, ठीक है। अब ये इसके बिजनेस के लॉस हैं, ये इसके कैपिटल गेन के लॉस हैं, ये हैं 40 लाख, ये हैं 10 लाख, ये हैं मान लो 50 लाख, ये हैं 20 लाख, ये हैं 90 लाख, ये हैं 40 लाख, ये हैं 10 लाख, ये हैं 10 लाख, और ये हैं 80 लाख, ये हैं 20 लाख। पहले तो बताओ कौन से वो कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, कितने सालों के? नहीं नहीं 8 साल नहीं, मतलब ये अब अच्छा अमलगमेशन 24 में हुआ है, 23-24 में, तो क्या ये बीबी अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकती है? 14-15 के लॉस क्या 23-24 तक आ पा रहे हैं? आ पा रहे हैं? 14-15 है ना, तो 14-15 है, 15-16, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, ये खत्म नहीं हो। 15-16, 15-16 कितने आएंगे? 16-17 पहला साल आएगा ना, 16-17 तो पहला साल है ना, 15-16 के लॉस अगले 8 साल, तो अगले 8 साल का मतलब 16-17 पहला साल हो गया, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 24, 8वां साल है। क्या ये लॉस आ सकते हैं? यस। क्या ये अब बताओ कितने लॉस वो कैरी फॉरवर्ड कर पाएगी जी? नहीं टोटल का बताओ, टोटल मेरे को बताओ, टोटल बताओ कि हिंदुस्तान लीवर जो है हैं, ये कितने आ रहे हैं? 230, और ये 90। अब सुनो नालायक को ध्यान से, ये नहीं कर सकती वो, सिर्फ बिजनेस के लॉस कैरी फॉरवर्ड होते हैं और किसी भी हेड के नहीं होते। समझ मेरी बात? सिर्फ बिजनेस के लॉस, मतलब गवर्नमेंट कह रही है जो तुम्हारे बिजनेस के लॉस है वो हम तुम्हें अलाउड करेंगे, और किसी भी हेड के लॉस हम अलाउड नहीं करेंगे। और बिजनेस के अंदर भी 2 चीजें छोड़ के, स्पेक्यूलेशन बिजनेस और ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस। मैं दोबारा बोलूंगा, बिजनेस के लॉस, सिर्फ बिजनेस के लॉस तुम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, एक्सेप्ट स्पेक्यूलेशन एंड ओइंग 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 एंड मेंटेनेंस ऑफ रेस हॉर्सेस। घोड़ों की रेस का बिजनेस है तुम्हारा, उसके लॉस में नहीं आगे जा सकते जी। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, देखो जो सिर्फ एक्यूमुलेट लॉस पड़ेगा ना वो कुछ भी कराएगा। मुझे थोड़ा बहुत टैक्स आता है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं हाँ ठीक है। तो मुझे थोड़ा बहुत टैक्स आता है, मैं तुम्हें, मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है चैप्टर आज काश पूरा सीआरई ऐसा होता काश पूरा सीआरई ऐसा, तो मजा आ रहा था आज। ठीक है जी। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि बिजनेस के लॉस सिर्फ हमें कैरी फॉरवर्ड करने हैं, और बिजनेस के भी सारे नहीं, बिजनेस के भी सारे नहीं, किसको? स्पेक्यूलेशन एंड ओइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ हॉर्स रेसेस छोड़कर बाकी जो लॉस होंगे वो तुम कैरी फॉरवर्ड कर दोगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो अब जो यहां पे ऊपर एक्यूमुलेशन लॉस वर्ड लिखा हुआ है, उस एक्यूमुलेटेड लॉस का मतलब आई थिंक अब दिमाग में क्लियर हो गया क्या आ गया जी। ठीक है जी। अब यहां पे एक्यूमुलेट लॉस मतलब ओनली पीजीबीपी के लॉस, एक्सेप्ट अगर तुम्हारा स्पेक्युलेटिव बिजनेस है तो नहीं जा पाएगा, और अगर हॉर्स रेस वाला है तो भी नहीं जा पाएगा। और कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी तो छोड़ ही दो, सैलरी में लॉस होते ही नहीं है। अदर सोर्स के लॉस वैसे भी तुम कैरी फॉरवर्ड कर नहीं सकते। ठीक है जी। अदर सोर्स के तुम वैसे भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, सैलरी में लॉस ही नहीं होते, कैपिटल गेन मना कर रखा है, और बिजनेस अलाउड है। बिजनेस के भी 2 बिजनेस इन्होंने बाहर निकाल दिया, बस ये पर ध्यान दो। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है जी?
चलो अब वापिस आते हैं दोबारा से। वो कह रहे हैं अंडर सेक्शन 72 कैपिटल ए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ए स्पेशल प्रोविजन इज मेड which relax the provision relating to carrying forward and set of accumulate loss and unabsorbed depreciation। अच्छा, unabsorbed depreciation का मतलब क्या होता है? unabsorbed depreciation means जो depreciation absorb नहीं हो पाया, absorb नहीं हो पाया। एक बात मेरे को बताओ, आपको मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, कि मान लो एक मेरे पास एसेट है, ठीक है, एक मेरे पास एसेट है, बहुत ध्यान सुना, एक एसेट है। इस एसेट पे गवर्नमेंट कहती है हम तुझे 15% अलाउड कर देंगे डेप्रिसिएशन। अब 15% अलाउड करेंगे, एक इनकम टैक्स में सेक्शन है, सेक्शन नंबर 35 AD, जहां पे लिखे हुए 14 बिजनेस हैं। उन 14 बिजनेस में अगर कोई बिजनेस भी स्टार्ट करोगे तो 100% की तुम्हें डिडक्शन मिल जाती है, ठीक है जी। अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा, उसमें एक होटल वाला था, और एक होटल की 2 स्टार और मोर अब कैटेगरी का होटल बनाना है, हॉस्पिटल बनाओ, ठीक है रे, थोड़ा बहुत उसके अंदर था। अब नहीं बस वापिस आ रहा, अब वो हमें नहीं पढ़ना ना, वो हमारे किसी काम का है नहीं, वापिस आओ दुनिया में, इस दुनिया में वापिस आओ। अब सुनो, कहना क्या चाह रहा हूं कि वहां पे लिखा हुआ है कि आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हो मशीन पर 15% और बिल्डिंग पर 10%, ठीक है। मेरे पास एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पर मान लो रेट है 10% का, ठीक है। ये बिल्डिंग है मान लो 500 लाख की, 5 करोड़ मान लो, 500 लाख की बिल्डिंग है। अच्छा, बिल्डिंग है, इस पर क्लेम करूंगा 10%। सोच के बोलना, क्या मेरे को पहले साल से ही नॉर्मली प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा? नहीं, पहले साल में इतने प्रॉफिट नहीं आते। तो होगा क्या कि मेरा डेप्रिसिएशन इतना ज्यादा होगा कि वो मेरे प्रॉफिट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। मेरे पहले साल के प्रॉफिट मान लो 2 लाख, डेप्रिसिएशन है 10 लाख का, तो 8 लाख रुपए अनएब्जॉर्ब हो गया डेप्रिसिएशन। तो एक सेक्शन है पीजीपी के अंदर, अगर आपको याद आ रहा हो, एक सेक्शन है पीजीपी के अंदर, सेक्शन नंबर 32(2), वो कहता है अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म कर सकते हो, सैलरी और कैजुअल इनकम छोड़ के, और इनफिनिटी लाइफ तक तुम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ये उसकी बात कर रहे हैं कि अगर अमलगामेटिंग कंपनी का कोई अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बचा हुआ है तो उसको तुम सामने वाली कंपनी इनफिनिटी लाइफ तक कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। तो सारे बच्चे बोल दो मेरे को, सारे बच्चे ध्यान से सोच के बताना, अमलगामेटेड कंपनी को आगे लेकर जाने के लिए क्या अलाउड कर रहे हैं? क्या एक तो एक्यूमुलेट लॉस और अनएब्जॉर्ब, अब सुनना, सुनो, एक तो एक्यूमुलेट लॉस एंड अनएब्जॉर्ब। सुनो, बिजनेस कमेंसमेंट से पहले खर्चे किए थे अमलगामेटिंग कंपनी ने, 5 साल तक अलाउड होते हैं, 2 साल उसने अलाउड कर लिए थे, अमलगामेशन हो गया। क्या बचे हुए 3 साल अमलगामेटेड कंपनी कर सकती है, बट एज पर 72A नहीं कर सकती, वो है 35D। मैं तुम्हें इसलिए कह रहा हूं गलती से 72A सब में मत लगा देना। 72A सिर्फ 2 चीजों पर लग रहा है, एक्यूमुलेट लॉस एंड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। अगर और कोई खर्चे तुम्हें अलाउड किए गए हैं वो किसी और सेक्शन में होंगे, 72A में नहीं है। तो 72A सिर्फ कैरी फॉरवर्ड की बात कर रहा है, जो आपके एक्यूमुलेट लॉस है एंड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, सिर्फ उसको आगे लेके जाने की बात कर रहा है, और किसी की बात नहीं कर रहा। बस ये पर ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब आगे पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं एक्यूमुलेट लॉस एंड अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन अलाउंस इन सर्टेन केसेस ऑफ अमलगामेशन। अब ध्यान से पढ़ना जी। अमलगामेशन कह रहे हैं वेयर देयर हैज बीन एन अमलगामेशन ऑफ a company owing an industrial undertaking। बस आगे छोड़ दो, ए कंपनी ओइंग एन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, मतलब अगर अमलगामेशन इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का हो रहा है उसके केस में 72A लगेगा। मतलब अगर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियल मतलब जो जिसकी इंडस्ट्री है, जो कोई गुड्स मैन्युफैक्चर कर रही है या प्रोड्यूस कर रही है। ट्रेडिंग कंपनी के अमलगामेशन में 72A नहीं है। ट्रेडिंग कंपनी के अमलगामेशन में 72A नहीं है। सर्विस सेक्टर पे 72A नहीं है। तो सर्विस देने वाली कंपनी मर्ज हो गई, 72A नहीं है, अभी तक तो नहीं है। ट्रेडिंग कंपनी मर्ज हो गई, 72A नहीं है, उसने लिखा इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग।
और सुनो, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जब स्टार्टिंग में लॉ बना तो उसमें लिखा था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग। आर्टिकल और थिंग का मतलब होता है जिस चीज को आप छू सकते हो, जिस चीज को आप छू सकते हो। अच्छा अब क्या हुआ, जैसे मान लो एक बात मेरे को बताओ, अब मान लो मेरा काम इसको मैन्युफैक्चर करने का है, तो क्या 72 लग रहा है? यस। मेरा काम लैपटॉप मैन्युफैक्चर करने का, क्या 72 लग रहा है? मैं कैमरा बनाता हूं, क्या 72 लग रहा है? मैं बिजली बनाता हूं, बिजली को तुम छू सकते हो? नहीं, छू के देखते हैं, आओ छू के देखते हैं। नहीं है, क्या इसको छू सकते हैं? अब जो, ध्यान सुना, जो पावर जनरेट कर रही है कंपनी, उस केस में क्या होगा? अब सुनो क्या हुआ। स्टार्टिंग में आया सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बट बिलीव मी ये सेक्शन इतना बढ़िया काम किया, इतना बढ़िया काम किया, गवर्नमेंट खुश हो गई सेक्शन से। मतलब सारी लॉस मेकिंग कंपनी रिवाइव हो गई। अब जब रिवाइव होना स्टार्ट हुई तो गवर्नमेंट ने कहा यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें लॉस ही तो सेट ऑफ करने पड़ रहे हैं ना, कंपनी तो चल रही है, एम्प्लॉयमेंट चल रही है, कंपनी की प्लांट मशीनरी चल रही है, और ये सब लोग कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या हुआ, गवर्नमेंट की नजर में आया छोटी छोटी इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली कंपनी आई, छोटी छोटी इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाली कंपनी आई। बट आज सब जानते हो इतना बड़ा इंफ्रा सबके पास नहीं होता, इतना बड़ा इंफ्रा था नहीं, लॉस आ गए उनके, लॉस आ गए, कंपनी बंद, लॉस आए कंपनी बंद, लॉस आए कंपनी बंद, कंपनी बंद क्योंकि 72 है नहीं उसमें। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उन कंपनी को भी रिवाइव करने के लिए इसमें इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग की डेफिनेशन बनाई, और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में लिखना स्टार्ट किया। आपको मैं दिखाता हूं, नीचे लिखा हुआ है जी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग का मतलब, देखो ये रज, ये रहा, देखो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मींस एनी अंडरटेकिंग विच इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स, और अब पॉइंट 3 पढ़ना, पॉइंट 3, द बिजनेस ऑफ जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एनी अदर फॉर्म ऑफ पावर। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी भी यहां पे आ गई। आज देखो जितनी छोटी मोटी कंपनी है, ये अदानी पावर, टाटा पावर, इन्हें खरीद लेते हैं। अब ये गवर्नमेंट ने बोला ना इनको, यार तुम इतने बड़े बड़े प्लांट लेके बैठे हो, ये छोटे मोटे कंपनी खरीद लो। मेरे को अभी तक याद है शार्क टैंक इंडिया, शार्क टैंक इंडिया के लास्ट सीजन या लास्ट टू लास्ट सीजन में अमन गुप्ता जो है, अमन गुप्ता की बोट कंपनी है जो हेडफोन वाली है, तो वहां पर एक बंदा आया, हाँ लास्ट पहला सीजन था अश्नील ग्रोवर वाला, क्योंकि मैंने सीजन 2 भी पूरा नहीं देखा, सीजन 3 तो मैं देख ही नहीं पा रहा अभी, तो है हाँ, तो वहां ना एक बंदा आया हेडफोन लेकर, उसके हेडफोन वाकई बहुत बढ़िया थे, बहुत बढ़िया थे। तो अश्नील ग्रोवर ने कहा मैं तुझे ऑफर देता हूं। बोट ने बोला कि तू मेरे पास मेरे अंदर ही मर्ज हो जा। अब बोट अपना कंपटीशन खत्म कर रहा है, वो कह रहा भाई नहीं कंपीट कर पाएगा तू, तेरे पास इतना बड़ा इंफ्रा नहीं है, हमारी टीम ही बहुत बड़ी है, आने वाले टाइम में तेरे लॉस होंगे, और उसके एक्चुअल में लॉस थे उस टाइम। अब ये लॉस मेकिंग कंपनी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में अमलगामेट हो रही है, तो 72A उस केस में लग सकता है, प्रोवाइडेड वो इसमें कवर हो जाए। तो ऐसी छोटी मोटी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी होती हैं, अदानी खरीद लेता है, टाटा ने खरीद लिया, ये सब 72A में अब आ जाती हैं, और जो भी उनके लॉस होते हैं ये बड़ी बड़ी कंपनी आगे ले जाती हैं। ठीक है जी। फिर ऐसे सॉफ्टवेयर कंपनी, अब सोच के बोलो मान लो कुणाल है, अब कुणाल है, कुणाल IIT से पढ़ा हुआ है, नॉलेज बहुत अच्छी है, इसने बहुत बड़े सॉफ्टवेयर बनाया, अब इसने बहुत बड़े सॉफ्टवेयर बनाया, जबरदस्त सॉफ्टवेयर बनाया उसने, अब सॉफ्टवेयर बनाया और अपनी वाइफ की ज्वेलरी बेच के उसकी मार्केटिंग कर दी। घर में पैसे थे नहीं, फॉर्च्यूनर नहीं बेची, सिर्फ ज्वेलरी वाइफ की, कि तेरा सोना बेच दूंगा, गाड़ी नहीं जानी चाहिए, सारे हार बार खींच लिए उसके, हार बार खींच के बेच डाले। ठीक है, अब बेच दिए, और अब भाई साहब उसकी मार्केटिंग की, बट कितनी मार्केटिंग करेगा? क्या ये कंपीट कर पाएगा इन्फोसिस से? क्या ये कंपीट कर पाएगा TCS से? मतलब ही नहीं होता, वो एक बूंद के बराबर हैं। अब इनके भी लॉस आने स्टार्ट हो गए, तो गवर्नमेंट ने बड़ी बड़ी कंपनी को बोला इनको तुम ले लो और इनके लॉस भी हम खत्म कर देंगे। सेकंड पॉइंट आया सॉफ्टवेयर कंपनी। सेकंड पॉइंट देखो यहां पे उन्होंने लिखा द मैन्युफैक्चर ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी। ऐसे ही कई छोटी छोटी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी आई है। आपको तो एक सिम चलता था वीडियोकॉन का, आपने नहीं सुना होगा, हाँ नहीं सुना होगा, वीडियोकॉन का सिम, वीडियोकॉन का फ्रिज, तो फ्रिज नहीं कह रहा, सिम सुना है वीडियोकॉन का, टाटा डोकोमो का सुना है,
एक सिम था वीडियोकॉन, हच, नहीं सुन, हच, हच कंपनी का सिम, बहुत, अब मैंने मतलब इससे ये अनुमान मत लगा लेना कि मेरी उम्र बहुत ज्यादा है, ठीक है, कि मतलब मैं कहना कहीं पे हच यार हमने नहीं सुना, गाबा सर ने सुना, कितने पुराने हैं गाबा सर, ओ माय गॉड, आपसे 2-3 महीने छोटा ही होऊंगा, बढ़ेगा तो मतलब ही नहीं है। अरे बच्चा कह रहा है रहने दो यार, एक घेरने की भी हद होती है, आप घेर रहे हो हम लपेटते रहेंगे क्या? 15-20 साल, आप छोटे हो, कितनी एज है कुणाल आपकी? 15 साल, 20 साल, और मैं 31 का हूँ, 11 साल का फर्क तो है वैसे। 31 से मैं थोड़ा बड़ा लगता हूँ, ये बात मैं मानता हूँ। छोट ये दाढ़ी भी ना मैं इसलिए रखता हूँ कि ताकि थोड़ा बड़ा लगूं। मैं सही बता रहा हूं, जिस दिन मैं ये साफ करके आ जाऊंगा ना, तुम्हें लगेगा सर आए या नहीं आए, अभी हमारे साथ ही बैठ जाओ सर आज। ये मैं थोड़ा सा ना भाई लगूं, मैं टीचर हूं, थोड़ा सा मेरे को समझे लोग कुछ है, नहीं तो मेरे को बीच में दबा देते हैं ऐसे ही, थोड़ा सा अलग दिखना पड़ता है ना कि हाँ भाई कोई टीचर तो लगे, तभी मैं पैंट को डालता हूं, नहीं तो मेरे को डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं डालूंगा कोई पहचानेगा नहीं, गाबा कौन है, कोई गाबा जल है, थोड़ा सा वो मेंटेन करना पड़ता है। तो इसलिए मैं शेव वेव थोड़ा सा रखता हूं कि थोड़ा बुजुर्ग लगूं, बड़ा लगूं, मैच्योरिटी लगे। हरकतें नहीं है वैसे मेरी, बट एक फेस पे लगनी चाहिए कि हाँ भाई मैच्योरिटी है। तो अब क्या हुआ कि अब ऐसे ही क्या, जैसे मान लो कुणाल ने सॉफ्टवेयर बनाया, टेलीकम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं, कि छोटी छोटी सिम मार्केट में बहुत थे, आप कभी गूगल पे सर्च करना सिम इन इंडिया, कई सारी कंपनी के सिम आ जाएंगे, हच का, वीडियोकॉन का, वोडाफोन तो अभी भी चल रहा है, और भी टाटा डोकोमो हो गया, एयरसेल का पहले आता था एक जमाने के अंदर, ये सारी छोटी मोटी कंपनी थी, इनके बहुत हैवी लॉस थे। हैवी लॉस थे, वही या तो बंद कर दो या रिवाइव करो। अब बंद कर दे, अच्छा होता क्या था, इनको कोई खरीदता क्यों नहीं था? कौन खरीदे? लॉस इनके 72 में आ नहीं रहे, तो फाइनली 72 को इतना एक्सपेंड किया गया ताकि ये लॉस मेकिंग कंपनी खत्म ना हो, रिवाइव हो जाए। अगला पॉइंट देखो, उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन के बारे में लिखा है। अगला पॉइंट देखो, उन्होंने लिखा है द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विस वेदर बेसिस, मतलब बेसिक वो लैंडलाइन और सेल्युलर मोबाइल फोन इंक्लूडिंग रेडियो, डोमेस्टिक सैटेलाइट सर्विस, दिस, मतलब सिर्फ आपको इसके डेप्थ में नहीं जाना। मैं आपको बता दूं, हमारा पेपर टैक्स का नहीं चल रहा, ठीक है ना, हमारा पेपर सीआर का है, तो आपको बस अंडरस्टैंडिंग चाहिए इसकी, ठीक है जी। उसके बाद माइनिंग, ठीक है, माइनिंग वाली एरिया, और कंस्ट्रक्शन ऑफ शिप, एयरक्राफ्ट और रेल सिस्टम, ये बहुत जबरदस्त। छोटी छोटी शिपिंग कंपनी आ गई, शिप बनाने वाली कंपनी आ गई। अब बड़ी बड़ी शिप कंपनी से कंपनी नहीं कर पाई, एक कंपनी है आई थिंक ईस्टर्न शिप कंपनी करके कोई कंपनी है, बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी है इंडिया की, उसने कई शिपिंग कंपनी खरीदी, सारी की सारी लॉस मेकिंग, और वो नहीं खरीदती थी। क्यों नहीं खरीदती थी? वो 72 में थी नहीं, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई क्यों नहीं खरीदते, हमने कहा लाओ 72 में। भाई आप, मैं लॉस मेकिंग कंपनी को खरीदूंगा ही क्यों, आप उन्हें फायदा तो दो ना। तो फाइनली फिर गवर्नमेंट ने कहा ठीक है हम तुम्हारा टैक्स बेनिफिट देते हैं, तो इसलिए यहां पे शिपिंग बिजनेस आ गया। एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट याद करो, एयरक्राफ्ट एक कंपनी थी, आपको पता है विजय माल्या, किंगफिशर की, किंगफिशर एक टाइम पे बहुत प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, बहुत प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी, बहुत प्रॉफिट मेकिंग थी वो किंगफिशर। और एक एयरलाइन कंपनी थी कैप्टन गोपीनाथ की कंपनी, एक पर्सन है कैप्टन गोपीनाथ, उनके कंपनी थी डेक्कन एयरलाइंस, नाम सुना नहीं होगा आपने, डेक्कन एयरलाइंस, उसके बहुत हैवी लॉस थे, ठीक है, बहुत हैवी लॉस थे। तो वो कंपनी को आपस में मर्ज किया गया, क्योंकि बहुत सारी शिपिंग कंपनी आ गई, उनको लॉस, इनके सबसे ज्यादा लॉस किनके होते हैं? एयरलाइन के। आई थिंक मेरे ख्याल से इंडिको थोड़ी बहुत सही चल रही है, बाकी एयर इंडिया भी अभी लॉस में है, एयर इंडिया, विस्तारा, ठीक है, गो एयर, ठीक है, जितनी भी है ये सब बहुत हैवी लॉसेस में है, बहुत हैवी लॉसेस में है। अब धीरे धीरे ये सही हो जाएंगे शायद, और ये फ्लाइट के प्राइस भी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, बट मैं आपको दिखाऊंगा इनके लॉस इजिली खत्म नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरह से रोड बन रहे हैं तो लोग अब फ्लाइट की बजाय रोड से ही निकल जाएंगे। वो कहते हैं चलो कम से कम बीच में रुक के मजे मुझे तो कर लेंगे, फ्लाइट में घूमो इतना बैठे रहो ऐसे बस। एक तो उसमें एक्चुअल में क्या यार, हम आप देखो, आप देखना कभी, आप जब चारों बात कर रहे होते हो और जब घर वालों के साथ बैठे होते हो, आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। आइए जी, आइए बैठिए, अंकल जी नमस्ते, अंकल जी कैसे हैं आप, ऐसे जैसे अंकल जाएंगे, अंकल कहां गए, आपका रूप एकदम भाई साहब
मम्मी कहती है बेटे कुणाल ये तू ही था, अंकल जी नमस्ते। है? ऐसा होता है सर, आप देख पा रहे हो फ्लाइट के अंदर ये तो होता है, फ्लाइट में आराम से ऐसे होकर बैठना पड़ता है बस, मतलब कोई, और जैसे हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं अपनी, और भाई फैल जाते हैं हम गाड़ी में अपना, फिर हम देखते हैं फिर तो फुल। तो अब जब रोड बढ़िया बन गए लोग गाड़ियों में जाएंगे, फैमिली के 4 लोग हैं, पापा गाड़ी उठा लो ना, रास्ते में घूम घूम के रुकेंगे, जाएंगे, एंजॉय करेंगे। तो अब फ्लाइट में भी उतनी टिकट लगनी है, अब अगर वो फ्लाइट की टिकट कम करेंगे उनकी कॉस्ट कवर नहीं होगी। तो मतलब कहना क्या चाह रहा हूं, लॉस इतनी जल्दी कवर नहीं होते। और जिस तरह से हाईवेज बन रहे हैं आने वाले 10 साल के अंदर हर जगह कनेक्टिविटी हो जाएगी। आज देखो दिल्ली से मुंबई 12 घंटे बन रहा है ना हाईवे, जबरदस्त। अब दिल्ली, हाँ वो बात एक अलग है, फ्लाइट में 2-3 घंटे लगते हैं, बट 2-3 घंटे कहने को है, 1.5 घंटा पहले जाओ, 1.5 घंटा वहां, तो वही 6-7 घंटे तो हैं। कहने की बात है फ्लाइट 2 घंटे, वो बैठने के बाद 2 घंटे है, बट बैठने तक जो 2 घंटे का सफर है, फिर घर से 1 घंटा पहले निकलो, फिर वो अलविदा, बाय बाय बेटा जा रहा है, ऐसे होता है, सब पूरा माहौल बनता है एकदम, है। हाँ वो नहीं खोल सकते, ऐसे देख के नीचे नहीं झांक सकते, तो कई रिस्ट्रिक्शन है आप। और फिर जैसे मान लो कुणाल है, ये तो चलती गाड़ी में कुर करके छिलके गिर देता है, वो नहीं कुणाल को मजा आता कि मैं कैसे पानी की बोतल से पानी पीछे गिरूं, उसको फील ही नहीं आ रहा इसके अंदर, वो कह रहा मेरे लिए गाड़ी अच्छी है। तो गवर्नमेंट ने कहा शिपिंग कंपनी के लॉस हैं, ऐसे ही रेल सिस्टम, हाँ जी, हाँ ऐसे ही रेल सिस्टम। अब रेल सिस्टम भी आप सब जानते हो, रेलवे कंपनीज भी आजकल प्रॉफिट में नहीं चल रही, लॉस में चल रही हैं। आज तो गवर्नमेंट की रेल में है, और गवर्नमेंट देखो एक्चुअल में क्या, गवर्नमेंट ने विजन देख लिया आगे, ये गवर्नमेंट धीरे धीरे प्राइवेटाइज करेगी चीजों को, ठीक है, और धीरे धीरे LIC में जैसे प्राइवेटाइज किया, ठीक है, धीरे धीरे गवर्नमेंट करेगी। तो ये सब कुछ आपका इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में आ रहा है, बस याद कर लेते हैं एक बार। मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, सिर्फ मेन की पॉइंट, सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीकम्युनिकेशन, माइनिंग, शिप, रेलवे, एयरक्राफ्ट, बस इन सब कंपनी का आपस में अमलगामेशन हो रहा है, ठीक है, ये इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है, इनका आपस में अमलगामेशन हो रहा है, तो 72A लग जाएगा जी, ठीक है। उसके बाद देखो फिर आके, अगर फिर गवर्नमेंट कह दी है, देखो री, तो ये आगे उसके बाद शिप, और ये शिप तो वैसे इन्होंने उसमें आ गया। उसके बाद होटल, और होटल बिजनेस बहुत लॉस में थे, बहुत लोगों ने होटल खोल लिए, नहीं चल पाए होटल, क्योंकि सर ऐसे होटल नहीं चलते जो होटल के बिजनेस में उसको चलाना, और होटल कंपनी भी अच्छा नहीं कमाती खास, बहुत कॉस्ट लगती है उसके अंदर, ठीक है जी। आज फिर जितने छोटे मोटे होटल हैं, ओबरॉयज हो गया, ताज हो गया, इन सब ने खरीद लिए, लीला होटल हो गया, इन सब ने खरीद लिए, तो उनके लॉस थे, इनको अलाउड कर दिए गए, होटल बिजनेस में यहां पे आ गया विद अनदर कंपनी। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, अगर ये कंपनी किसी और कंपनी से अमलगामेट हो रही है, आपस में अमलगामेट नहीं हो रही, ये कंपनी किसी और कंपनी से अमलगामेट हो रही है, तो फिर हम 72 एप्लीकेबल कर देंगे, मतलब इनके लॉसेस सामने वाले कंपनी आगे लेके जा सकती है, बस ये बात ध्यान दो। अब बताओ कौन कौन सी कंपनी अमलगामेट हो रही है, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, और शिपिंग कंपनी, और होटल कंपनी विद कंपनी, ठीक है। उस केस में 72 लग जाएगा। उसके बाद देखो जी, बैंकिंग कंपनी, अगर किसी स्पेसिफाइड बैंक से अमलगामेट हो रहा है, अब बैंकिंग कंपनी आप सब जानते हो बहुत लॉस क्रिएट करती है, यस बैंक देख लो, ठीक है, यस बैंक, SBI ने मेरे ख्याल से उसके अंदर, SBI के अंदर आ गया, वो SBI की वोटिंग रखी हुई है, SBI ने शेयरिंग रखी हुई है, ऐसे कई बैंक मर्ज हुए, ठीक है, उनके लॉस बहुत थे। अब अच्छा, स्पेसिफाइड बैंक का मतलब होता है नेशनलाइज बैंक, जो लिखा है ना स्पेसिफाइड बैंक, जो बड़े बड़े नेशनलाइज बैंक हैं। आज अगर मान लो यस बैंक PNB से मर्ज हो गया, तो यस बैंक के लॉस PNB आके लेके चले जाएगा जी, ठीक है। ऐसे कोई भी बैंक अगर नेशनलाइज बैंक से मर्ज हो रहा है, तो 72A एप्लीकेबल हो जाएगा। उसके बाद जी, वन और मोर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSU, अगर एक PSU कंपनी विद अनदर PSU, अगर एक PSU दूसरे PSU से, अगर एक PSU दूसरे PSU से मर्ज हो रही है, तो भी 72A एप्लीकेबल हो जाएगा। पहले यहां पे ना लाइनें कुछ अलग लिखी थी, मैं पुरानी लाइन बता नहीं रहा तुम्हें, क्योंकि मैं अगेन, ये हमारा कोई टेक्स्ट का लेक्चर नहीं चल रहा,
ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हिस्ट्री बतानी होती है एक्चुअल में, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन कहीं से ही बन सकता है। यहां पे इतना ध्यान दो बस, एक पीएसयू दूसरे पीएसयू से अगर मर्ज हो रही है तो उस पीएसयू के लॉस अगले वाली पीएसयू आगे लेके जा सकती है। ठीक है, पॉइंट नंबर डी को भी पेंडिंग कर दो। ये पॉइंट अभी अमेंडमेंट आई है, ये स्पेशली गवर्नमेंट लेकर आई टाटा और एयर इंडिया के लिए। एयर इंडिया बेची गवर्नमेंट ने, एयर इंडिया बेची, टाटा ने खरीदी, तो स्पेशली पॉइंट डी क्लोज जोड़ा गया। उसके बाद टाटा ने अमलगामेट करवाया अपने आप को। एक्चुअल में क्या था, एयर इंडिया और टाटा का मर्जर ऐसे नहीं, इमीडिएट नहीं हो गया। गवर्नमेंट ने कहा ये मर्जर ऐसे नहीं होगा, पहले तुम इसको 2 साल रिवाइव करो, 2 साल इसको सही करो, इसको सुधारो, और फिर अगले 5 साल में मर्जर करो, अपने अंदर मर्ज करो इसको, मतलब 5 साल के अंदर। मतलब ये इसके ना, जब एक्चुअल में क्या हुआ, जब स्ट्रेटेजिक साइन सिग्नेचर अपना क्या कहते हैं उसको, डॉक्यूमेंट साइन हुए, एग्रीमेंट साइन हुए, तो उसके अंदर ये बातें लिखी गई। जैसे नॉर्मली मर्जर क्या होता है, इमीडिएटली होता है, ये मर्जर इमीडिएट नहीं हुआ। एक बार सिर्फ पढ़ लो, पढ़ लो, करवा नहीं रहा, अभी एग्जांपल दूंगा, पूरा क्वेश्चन कराऊंगा इसके ऊपर टाटा और एयर इंडिया का, फिर इसको आपको समझ में आएगा अच्छे से। पढ़ो क्या कह रहा है, एन erstwhile public sector company with one or more company or companies if the share purchase agreement entered into under strategic disinvestment restricted immediate amalgamation, restrict कर रखा है, immediate amalgamation नहीं होगा, of the said public sector company and the amalgamation is carried out within 5 years from the end of the previous year in which the restriction on amalgamation in the share purchase agreement end। हमारा जब एग्रीमेंट हुआ उसमें मैंने बोला कि 2 साल पहले इसको सही करो, 2 साल के बाद अमलगामेट करो इसको, तो जब वो 2 साल खत्म है उसके फिर विद इन 5 ईयर आपको अपने अंदर ये मर्ज करना है। ये स्पेसिफिकली आया ही टाटा और एयर इंडिया के लिए था। पहले एक 2000 आई थिंक 2021 की बात है, टाटा एयर इंडिया आपस में मर्ज हुई थी, 21 की बात है, 21 में ही लो आया। ठीक है, 21 में ही लो आया, मर्जर से पहले ये लो लेकर आए और इस लो के अंदर लिखा गया कि भैया तुम अब आप अगर मर्ज हो रहे हो तो इस तरह से करना है, हम तुम्हें 72A में कवर कर लेंगे, बस ये पर ध्यान दो। अच्छा, अब यहां पे ये वाला पॉइंट पढ़ना, यहां से यहां तक बस, ये वाला पॉइंट इससे लिंक करता है, इसको नहीं अभी पढ़ेंगे, सिर्फ इसको पढ़ेंगे आगे। अब अगर मान लो ऐसा मर्जर हो रहा है तो क्या करेंगे, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द एक्यूमुलेट लॉस, एक्यूमुलेट and unabsorbed depreciation on the amalgamating company shall be deemed to be the loss, or as the case may be, allowance for unabsorbed depreciation of the amalgamated company for the previous year in which the amalgamation was effected, and other provision of this act related to set off and carry forward and allowance of depreciation shall apply accordingly। मतलब सेट ऑफ के प्रोविजन फिर आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे, बस ये पर ध्यान दो। तो मतलब इस कंपनी के लॉस इस कंपनी के बन जाएंगे, इस कंपनी के अनएब्सॉर्ब इस कंपनी के बन जाएंगे, और मैं दोबारा बोल दूं फ्रेश 8 ईयर के लिए, फ्रेश 8 ईयर के लिए बनेंगे, बात ध्यान दो। लिखना हो चाहे लिख लेना, अमलगामेटेड कंपनी लॉस फ्रेश 8 ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकती है, और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन इनफिनिटी लाइफ के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकती है। क्या बात समझ में आ रही है जी मेरी? ठीक है जी, और उसके बाद ये पॉइंट अभी छोड़ दो जी, ये एक्सप्लेनेशन उससे रिलेटेड है, वो छोड़ दो। अब यहां पे अब ये है रिस्ट्रिक्शन कि भाई साहब इसको भी नहीं करा रहा मैं, इसको हम डिस्कस करेंगे कल वाली क्लास में, ठीक है, बट सब सेक्शन 3 पे मैं आऊंगा। इसके अंदर क्या लिखा है पहले सुनो ध्यान से, इसके अंदर क्या लिखा है। याद आपको मैंने कुछ कहा था कि अमलगामेटिंग कंपनी के लॉस हम तभी करने देंगे अगर अमलगामेटेड कंपनी कम से कम 5 साल तक इस बिजनेस को चला के रखे, ठीक है, उसकी 75% एसेट बना के रखे। ऐसी कुछ कंडीशन अमलगामेटिंग के हाथ में भी है, और ऐसी ही कंडीशन अमलगामेटेड के हाथ में भी है कुछ। तो देखो ये कंडीशन अमलगामेटिंग के हाथ में है और ये कंडीशन अमलगामेटेड के हाथ में है। अगर ये सेटिस्फाइड होंगी तब लॉस आगे जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। ठीक है, अब अगर कंडीशन ब्रेक हो गई जी, मैं बता रहा हूं ना, एक बात मेरे को बताओ,
अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है, जैसे मान लो ब्रुक बॉन्ड की एसेट्स हैं, कंपनी अमलगामेट हो गई, अब कंपनी के लॉस तुम आगे लेके जा रहे हो और उस बिजनेस को तुम्हें कंटिन्यू करना है। अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है जो एसेट ब्रुक बॉन्ड के पास थी ना, उसी को तुम कंटिन्यू करो, उसको स्क्रैप मत करो ना, स्क्रैप में तो कुछ वैल्यू ही नहीं मिलेगी। अब एक बात बताओ, अब वो स्क्रैप के भाव बिकेंगी, कूड़े के भाव बिकेंगी, तो उसको यूज करो ना तुम। फिर फायदा ही क्या हुआ कि तुम नई एसेट ले रहे हो, फिर कॉस्ट लगा रहे हो, फिर तुम डेप्रिशन क्लेम कर रहे हो। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई चल मान लिया 10-15% पुरानी हो गई हैं, उसको हटा दे, 75% तुझे कम से कम यूज करनी पड़ेगी। इवन ये भी लिखा हुआ है अगर तुम यूज नहीं कर पा रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाओ, उन्हें सेटिस्फाइड कर दो, वो लिमिट कम भी कर सकती है, बट एज पर लो 75 तुम्हें आगे लेके जानी ही पड़ेगी। ठीक है ना, मतलब एक्चुअल में गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि उस कंपनी को आगे कंटिन्यू करो, उस कंपनी की एसेट को भी स्क्रैप मत करो, उसको आगे लेके जाओ। तभी तो तभी तो गवर्नमेंट कह रही है ना कि भाई तुम 1-1.5 लाख की बेचोगे, 2 लाख की बेचोगे, क्या वैल्यू मिलेगी उसकी, तो उसको आगे यूज करो। अगर बिल्कुल खत्म हो जाती है तो फिर हटा दो उसको। ठीक है, अब आगे देखो, सब सेक्शन नंबर 3 पढ़ लो जी, क्या लिखा है। इन केस वेयर द एनी ऑफ द कंडीशन ले डाउन इन सबसेक्शन 2, देखो ये कंडीशन है ना जो हम पढ़ेंगे अभी, आर नोट कंप्लाइड विद, अगर कंप्लाई नहीं कर रहे, द सेट ऑफ लॉस और अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन मेड इन एनी प्रीवियस ईयर इन द हैंड्स ऑफ अमलगामेटेड कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी द इनकम of the amalgamated company chargeable to tax for the year in which such conditions are not complied with, वो इनकम बन जाएगी। और जो लॉस बचे हैं उसमें भी लिख लेना वो लॉस लैप्स हो जाएंगे, जो सेट ऑफ हो गए वो इनकम बन जाएंगे, जो लॉस बचे हैं वो लॉस आपके लैप्स हो जाएंगे। बस ये पर ध्यान दीजिए। क्या आपको बात समझ में आ रही है जी? ठीक है, तो ये पॉइंट निकल के आ रहा है आपका। ठीक है, अब इसके बाद फिर आपका ये 72A, यहाँ पे डी मर्जर की बातें होती हैं कि डी मर्जर वाले केस में क्या। अब एक सब सेक्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पर बैलेंस बचा है कि क्या क्या कंडीशन जो है इस वाले केस में यहाँ पे निकल के आ रही है, बस ये पर ध्यान दीजिए। अब एक बार उससे पहले मेरे को कंक्लूड करो। सबसे पहली बात, अमलगामेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी है। डेफिनेशन में बताओ, डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा कि सारी एसेट्स उस कंपनी की एसेट्स बन जाएंगी, सारी लाइबिलिटीज उस कंपनी की लाइबिलिटीज बन जाएंगी, इस कंपनी के 75% वैल्यू शेयर होल्डर उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे। अगर उस कंपनी ने कुछ होल्ड किया हुआ है तो वो माइनस करके, ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद फिर अगला पॉइंट निकल कर रहा है 72A। अब 72A में हर अमलगामेशन कवर नहीं होता, वही कवर होगा जो यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, पहला, अगर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग अमलगामेट हो रही है विद, अगर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग या शिपिंग कंपनी या होटल अमलगामेट हो रही है विद एनी अदर कंपनी तो 72A लग जाएगा। दूसरा, बैंकिंग कंपनी अमलगामेट हो रही है विद स्पेसिफाइड बैंक तो 72A लग जाएगा। तीसरा, पीएसयू अमलगामेट हो रही है, पीएसयू 72A लग जाएगा। अर्न्स्ट व्हाइल पीएसयू अगर अमलगामेट हो रही है किसी पीएसयू से किसी और कंपनी के साथ तो आपका 72A लग जाएगा। वो एक बार छोड़ दो, उसमें अमलगामेशन को पोस्टपोन किया गया कि एक रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, उसके बाद विद इन 5 ईयर तुम्हें अपना अमलगामेशन कंप्लीट करना होगा। ठीक है, फिर अगर ये हो जाता है तो क्या होगा, जो उसके लॉस हैं वो आगे जाएंगे, उसके डेप्रिसिएशन आगे जाएंगे, और एक्यूमुलेट लॉस का मतलब होता है जो पिछले वाली कंपनी कैरी फॉरवर्ड कर सकती थी, मतलब अगर वो कर सकती थी तो आगे जाएंगे, अगर वो कर ही नहीं सकती थी तो आगे भी नहीं जाएंगे। ठीक है, और फिर अगर आप, हाँ ये लॉस के बाद सिर्फ ओनली बिजनेस के लॉस की बात हो रही है, स्पेक्यूलेशन और हॉर्स रेस वाले यहां पे कवर नहीं हो रहे हैं। और फिर आप अगर कंडीशन ब्रेक कर दोगे तो जो लॉस आपने सेट ऑफ कर दिए अमलगामेटेड कंपनी की वो इनकम बन जाएगी, और जो लॉस बचे हैं वो लैप्स हो जाएंगे। ये सारी बातें आपकी निकल के आ रही है। डन, ठीक है। अब एक पॉइंट नंबर 2 आपका बचा हुआ है, कर लें एक बार। अच्छा हाँ, नोटिंग सुनो ध्यान से। अब एक बार आ जाओ, इस पे आओ पहले तो।
मीनिंग ऑफ अमलगामेशन तो देखो आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा, इसमें आप डेफिनेशन में कुछ चेंज नहीं कर सकते। मैंने लिखवाया हुआ है नहीं? हाँ हाँ, अगर लिखा हुआ तो ठीक है, नहीं तो लिख लेना, ठीक है। उसके बाद ये आपका ये आ जाओ, ठीक है। इसको मैं कल लिखवाऊंगा, कल मेरी क्लास है ना, देखो कल हम समझने वाला काम थोड़ा कम कर लेंगे। एक शाम को 9 बजे से, शाम को 9 बजे तो कह रहे अरुण सर रखेंगे, शाम को 9 बजे तो कह रहे अरुण सर रखेंगे। अच्छा मेरे को लगा अंकुश सर, अंकुश सर, अच्छा अरुण सर। यार देखो मेरे पास दो टाइमिंग है, एक टाइमिंग तो मेरे पास है 12 से 1, और एक है मेरी 7 से 8। हम्म, बस फिर वही रखते हैं, ठीक है। अब कल सुनो, एक तो सब सेक्शन 2 मेरे को समझाना है, ठीक है। सब सेक्शन 2 के बाद हम सब सेक्शन 4 एक बार समझ लेंगे, डी मर्जर वाला, ठीक है। 7 तो हमने कर ही लिया, ये 6, 5 तो बिल्कुल बेकार है, 5 में कुछ नहीं है, ठीक है। 4, 6 और 6A। चलो एक बार कल मैं आपको, एक तो 2 तो हम कर ही लेंगे, 4 भी हम कर लेंगे, और नोटिंग करवा दूंगा आपको मेन मेन पॉइंट आपको। हाँ आपने सिर्फ डेफिनेशन नोट डाउन करनी है बस, और कुछ नहीं करना। आपने पढ़ना है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, होमवर्क क्या दे रहा हूँ, होमवर्क छोड़ो, होमवर्क क्योंकि आपको, चलो एक बार पढ़ लेना सब सेक्शन 2, एक बार पढ़ लेना, और 4 एक बार पढ़ लेना आप, ठीक है। 2 और 4 एक बार पढ़ लेना बस, ठीक है। 2 सब सेक्शन आपने एक बार घर से पढ़ने हैं बस। अरे फेयरवेल पार्टी, ठीक है। चलो लाइव वाले बच्चों डन है, ठीक है। फेयरवेल पार्टी आपको भी, अच्छा फेयरवेल पार्टी 29 को रखनी है नहीं रखनी अब, है? वो उनकी तो लेट होगी बहुत, उनका बैच खत्म होगा अप्रैल में एंड में। हाँ अप्रैल एंड में तुम क्या करोगे यहाँ पे आके, अप्रैल एंड में क्या करोगे? देखो ऐसा कुछ प्लान कर लेते हैं कि मॉल वॉल इकट्ठे जा सकते हैं, या कहीं मूवी मूवी देखने जा सकते हैं, या यहाँ पार्टी करनी यहाँ कर लो, जैसे आपको सही लगे। अरे यहाँ भी कर सकते हैं। ओ माय गॉड हैं? चलो ठीक है, ओके री, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच। फेयरवेल के भी बात करते हैं, ठीक है। आपने आ जाना है, लाइव वाले बच्चे ने आ जाना है। हाँ चलो फाइनल करके आपको बताएंगे, ठीक है, फाइनल करके आपको बताएंगे जैसे भी होगा, और जो जो आएंगे आप मेरे को पक्का बता देना फिर, ठीक है। अब पहले मेरे को